हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित को नजर आ रहा था कि सनी का शरीर बिल्कुल बेजान पड़ चुका था। सनी की हालत देखने के बाद रोहित की आंखों में आंसू गिरने लगे थे। रोहित इस चीज से बेखबर था कि कब सनी की हालत को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। आज से पहले रोहित ने इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। रोहित सनी की हालत देखकर एकदम से कमजोर पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो इस वक्त इतना कमजोर नहीं हो सकता था। इस कारण से रोहित अंदर से खुद को समझाता रहा था और मजबूत रहने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने सनी की जिंदगी की सारी उम्मीदें खो दी थी। रोहित का चेहरा देखकर आसपास खड़े उसके सिक्योरिटी गार्ड समझ गए थे कि रोहित मन ही मन क्या सोच रहा था। एक मोटी सी चादर का स्ट्रेचर बनाकर रोहित के आदमी सनी को तेजी से प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर ले जाने लगे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित को सहारा देते हुए उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और कहा, सर जल्द से जल्द हमें इस वक्त हॉस्पिटल चलना चाहिए। सनी सर की सांसें चल रही हैं। अगर हम सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनकी जान बच सकती है। उनकी जान बचने का पूरे चांस हैं। जैसे ही रोहित ने अपने आदमी की ये बात सुनी, रोहित की आंखों में चमक नजर आने लगी। रोहित ने सनी के बचने की सारी उम्मीदें खो दी थी, मगर जब रोहित ने सुना कि सनी की सांसें चल रही थी, तब दोबारा रोहित के दिल में सनी के बचने की उम्मीद जाग गई। प्रेसिडेंशियल सूट नंबर 1 में अनिका और तीनों बच्चे सीसीटीवी कैमरा के जरिए सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। वो ये देखकर चौंक गए कि एक खून की चद्दर में लपेटे हुए सनी को रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स लिफ्ट के अंदर ले जा रहे थे। जिस चद्दर में सनी को लपेटा गया था वो चद्दर पूरी तरह से खून से भीग चुकी थी। सनी की ऐसी हालत देखकर अनिका और तीनों बच्चे हैरान रह गए। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद पूरे के पूरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल को हाई अलर्ट कर दिया गया था। जब एक के बाद एक लोगों को पता चलने लगा कि दरअसल गोलियों की आवाज़ की असली वजह क्या थी, तो सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम की अनाउंसमेंट करते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सारे परेशान गेस्ट से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। होटल पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है। इट वॉज जस्ट ए स्मॉल एक्सीडेंट। बी रिलैक्स। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में देश विदेश से काफ़ी वीवीआईपी गेस्ट आए हुए थे, जो खुद भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अलर्ट रहा करते थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर ऐसे कई गेस्ट हाई अलर्ट पर चले गए, इसीलिए उन्हें शांत करने के लिए इस तरह की अनाउंसमेंट करना जरूरी था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट पर हमेशा ही एक एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती थी। होटल में हुई किसी भी इमरजेंसी के लिए 24 घंटे एक एम्बुलेंस होटल के मेन गेट पर खड़ी ही रहती थी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ सनी के शरीर को लेकर लॉबी से होते हुए सीधे एम्बुलेंस के पास पहुंचे। एम्बुलेंस में पहले से ड्राइवर मौजूद था, जो सनी को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। सनी और अपने आदमियों के पीछे पीछे रोहित भी तेजी से एम्बुलेंस की ओर जाने लगा। सनी की इस तरह की हालत देखकर रिसेप्शन के आसपास खड़ा होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टाफ काफ़ी सदमे में आ गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से सनी के साथ हुआ क्या था। उन्होंने अभी कुछ देर पहले सनी और उनकी शर्मिला के बीच क्या हुआ था, वो सब कुछ विटनेस किया था, मगर अब सनी के इस तरह की हालत को देखकर उन सबका दिल बैठ गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऊपर क्या हुआ था। सनी की ऐसी हालत कैसे हुई। कुछ लोग तो मन ही मन ये भी सोचने लगे थे कि शायद शर्मिला के इस तरह के बर्ताव के बाद सनी काफ़ी एम्बेरेसिंग फील कर रहा था और सबके सामने शर्मिला के इस तरह के सलूक की वजह से सनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हर तरह के लोग अपने अपने दिमाग में अलग अलग बातें सोच रहे थे, पर सच्चाई कुछ और ही थी। सनी को जैसे ही एम्बुलेंस में लिटाया गया, रोहित भी सनी के बगल में एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही ड्राइवर ने तेजी से एम्बुलेंस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकाली। जिस हॉस्पिटल में सनी को ले जाना था, वो हॉस्पिटल होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से 15 मिनट की दूरी पर था। मगर एम्बुलेंस का ड्राइवर जान चुका था कि सनी की कंडीशन क्या थी, इसलिए वो जल्द से जल्द सनी को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करने लगा। वहीं पीछे बैठे रोहित ने सनी का बेचैन हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और ऊंची आवाज में सनी के कानों के पास जाकर कहने लगा, सनी स्टे विद मी, स्टे विद मी सनी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि पल भर में सनी के साथ क्या हो गया था।
रोहित ने बचपन से जिस सनी को हमेशा हंसता खेलता देखा था, उस सनी के पूरे शरीर से बह रहा इतना खून देखकर रोहित का दिल बैठा जा रहा था। रोहित बार बार सनी के कानों के पास जाकर एक ही बात कहता रहा, सनी स्टे विद मी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित लगातार सनी के कानों में ये बात कहता रहा। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस नज़दीकी हॉस्पिटल के मेन गेट में एंटर हुई। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से पहले ही हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया गया था। जैसे ही सनी की एम्बुलेंस हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंची, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर तैयार खड़े थे। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, कुछ वार्ड बॉय एम्बुलेंस के अंदर आकर सनी को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे। सनी के पीछे चल रहे एक डॉक्टर ने वार्ड बॉय को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। वार्ड बॉय सनी का ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। तभी डॉक्टर ने रोहित को उनके पीछे करने से रोकते हुए कहा, क्या आप मिस्टर रोहित मारवा हैं, पेशेंट के भाई? रोहित ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और तेजी से वार्ड बॉय के पीछे जाने लगा। तब डॉक्टर ने फिर से रोहित को रोकते हुए कहा, देखिए, इस वक्त मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके भाई का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि काफ़ी खून बह चुका है। सबसे पहले हमें उनके लिए ब्लड अरेंज करना होगा, मगर अगर आप श्योर हों तो ही बताना। अगर ब्लड ग्रुप पता होगा तो हमें जल्द से जल्द पेशेंट को खून चढ़ाने में मदद होगी। डॉक्टर का सवाल सुनकर रोहित काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। डॉक्टर समझ गया था कि रोहित को सनी के ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था, इसलिए रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं ऊपर चलकर पेशेंट के ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डॉक्टर की बात मानते हुए रोहित सबसे पहले रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरे करने लगा। रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जैसे ही रोहित इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा, रोहित ने देखा कि लगातार ऑपरेशन थिएटर से कुछ वार्ड बॉयज बाहर आ रहे थे तो कुछ नर्सेज तेजी से दौड़कर अंदर जा रही थी। एक वार्ड बॉय ने रोहित को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही रोक लिया। सर प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। रोहित भी अच्छी तरह से समझ सकता था कि हॉस्पिटल के कुछ नियम कानून होते थे, मगर रोहित हर पल सनी के साथ रहना चाहता था। तभी रोहित ने देखा कि कॉरिडोर से तेज कदमों से एक सीनियर डॉक्टर अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर चले जा रहे थे। जब रोहित ने उन्हें रोका तो रोहित का चेहरा देखते ही वो डॉक्टर समझ गए थे कि रोहित पेशेंट का बेहद करीबी था। इसीलिए रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए उस डॉक्टर ने रोहित से कहा, देखिए, अब तक मैंने पेशेंट को देखा नहीं है, मगर मेरे जूनियर ने मुझे बताया कि पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। आपको ऊपर वाले पर भरोसे के साथ साथ थोड़ी पेशेंस भी रखनी होगी। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पेशेंट की जान बचाना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। बिना टाइम गवाए वो डॉक्टर ग्लव्स पहनते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। रोहित जानता था कि उसे अब प्रार्थना करनी होगी, किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और सनी के बेजान शरीर में फिर से जान आ जाए। तभी अचानक मन ही मन रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अगर आज अनिका ने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती तो वो जरूर किसी तरह का चमत्कार करके सनी को बचा लेती। वहाँ प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 1 में बच्चे और अनिका काफ़ी हैरान परेशान थे। उन्होंने सनी की हालत देख ली थी। तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझ सकते थे कि इंसान के शरीर से इतना खून बहने की क्या मतलब हो सकता था। अनिका को सनी की कंडीशन को लेकर तो चिंता हो ही रही थी, मगर उसकी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर सनी के साथ क्या हुआ था। अनिका ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह रोहित ने सनी का हाथ कसकर पकड़ रखा था और किस तरह वो सनी के सवाल का बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दोनों भाइयों के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी कि अचानक सनी टेरेस से गिर गया। अनिका के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी अनिका ने देखा कि अनिका के मोबाइल फ़ोन पर आयशा मारवा का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कॉल रिसीव करके आयशा मारवा को क्या कहे, मगर अनिका जानती थी कि आज नहीं तो कल फैमिली वालों को ये बात बतानी ही थी कि आखिर सनी के साथ क्या हुआ था। सनी की हालत देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो फैमिली से ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही अनिका ने आयशा का फ़ोन रिसीव किया, आयशा की घबराई हुई आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। आयशा ने अनिका से पूछा, सनी को क्या हुआ है? रोहित मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? तुम मुझे बताओ कि सनी को क्या हुआ है। अब अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आयशा को किस तरह बताए कि सनी को उसने कैसे हालत में देखा है। आयशा को जब लगा कि काफ़ी देर तक अनिका फ़ोन पर बिल्कुल खामोश थी तो आयशा की सांसें तेज होने लगी। आयशा ने अनिका से कहा, अनिका मेहरबानी करके मुझे बताओ कि क्या हुआ है सनी के साथ। मैंने जब रोहित को कॉल लगाया तो रोहित ने कहा कि सनी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है।
अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आयशा को बताए कि उसने सनी को किस कंडीशन में देखा था। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर सनी के साथ क्या हुआ था। अगर आयशा की बेचैनी और घबराहट देखकर अनिका ने आयशा को जवाब देते हुए कहा, वो दरअसल मुझे लगता है सनी का पांव फिसल गया और वो गिर गया है। उसे काफ़ी चोट लगी है। रोहित उसे हॉस्पिटल ले गया है। मैं यहीं बच्चों के साथ होटल में हूँ। अनिका की बात सुनते ही आयशा ने तेज आवाज़ से अनिका से पूछा, तो क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है? और कहाँ चोट लगी है उसे? ज़्यादा खून तो नहीं बहा ना? अनिका अपनी आंखों से देख चुकी थी कि सनी के माथे से कितना खून बह चुका था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि वो इस तरह की बातें फैमिली वालों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। खुद अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मनाली में वेकेशन बिताने के मोटिव से आए मारवा परिवार के साथ एक के बाद किस तरह के हादसे हो रहे थे, मगर कहीं ना कहीं घबराहट और टेंस में नजर आ रही अनिका के दिमाग में एक हिस्सा ये भी कह रहा था कि ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थी। जो अनिका को लग रहा था कि मनाली में आने के बाद एक जो हादसे हो रहे थे वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मगर अनिका के समझ में ये नहीं आ रहा था कि उन हादसों से जुड़ने की वजह क्या थी। वो कौन सी एक कॉमन लिंक थी हर हादसे के पीछे जो अनिका के सामने थी मगर उसे नजर नहीं आ रही थी। आयशा मारवा अनिका को बार बार पूछ रही थी कि आखिर सनी को क्या हुआ था, मगर अनिका अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब अचानक ही आयशा ने अपनी आवाज़ तेज की तो अनिका ने अपना होश संभालते हुए आयशा से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जैसे ही सनी के बारे में कुछ खबर मिलती है मैं आपको बता दूंगी। वैसे फिक्र की ज़्यादा बात नहीं है, सनी को ज़्यादा चोट नहीं लगी है। अनिका जानती थी कि वो आयशा से झूठ कह रही थी, मगर अनिका को अभी इस बात का एहसास था कि अगर वो आयशा को सच्चाई बता देती है तो फिर फैमिली में सनी को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ सकती थी। आयशा का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका प्रेसिडेंशियल स्यूट के टेरेस गार्डन में जाकर मनाली की वादियाँ देखने लगी। अनिका जानती थी कि कुछ बहुत अजीब होने वाला था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि वो किस तरह से अपने सामने नजर आ रहे छिपे हुए राज को जमीन की तह से खोदकर बाहर निकाले। आर्यन और अलेक्जेंडर भी सनी की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नजर आ रहे थे। रिया भी सनी से बहुत प्यार करती थी, मगर रिया के दिल में अभी भी कई सारी उलझनें थी जिनका जवाब वो ढूंढ निकालना चाहती थी। रिया मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि चाचू को कुछ न हो, मगर साथ ही साथ रिया को अभी भी इस बात की चिंता थी कि हेलीकॉप्टर में बैठी हुई रिया ने किस तरह अपनी माँ को एक साथ दो जगह पर देखा था। सनी से बेहद प्यार करने के बावजूद रिया अपने आप से लड़ रही थी। रिया जानती थी कि उसके मन में चल रहे वहम का जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं था, मगर रिया ये भी जानती थी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। रिया को यकीन था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सच था। रिया ये भी जानती थी कि उसके भाई और उसके परिवार वाले रिया की बात को उसके मन का वहम समझ रहे थे, मगर रिया तब तक चैन से बैठने वाली नहीं थी जब तक वो अपने पूरे परिवार के सामने ये साबित ना कर दे कि उसने सचमुच अनिका को गुलेरिया हाउस के टेरेस पर देखा था। मनाली में सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा पूरे मनाली का अपनी गिरफ्त में लेने ही वाला था। तभी एक रिक्शा से आंसू बहाती हुई शर्मिला एक अंधेरी गली के सामने उतरी। रिक्शा वाले को पैसे देने के बाद आंसू बहा रही शर्मिला धीरे धीरे अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ाने लगी। तभी अचानक शर्मिला के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। जब शर्मिला ने वो मैसेज पढ़ा तो वो हैरान रह गई। शर्मिला की आंखों से बहते हुए आंसू जैसे अपनी जगह पर थम गए थे। शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैसेज में शर्मिला की एक दोस्त ने उसे बताया था कि सनी के साथ क्या हुआ था, सनी के माथे से खून बहने वाली बात और सनी को एम्बुलेंस में नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाने वाली बात उस मैसेज में लिखी थी। वो मैसेज पढ़ते ही शर्मिला के होश उड़ गए। शर्मिला को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सनी के साथ क्या हो चुका था। शर्मिला ने तुरंत ही जिस फ्रेंड ने उसे मैसेज भेजा था उसे कॉल लगाया। कुछ देर के बाद जब शर्मिला के फ्रेंड ने कॉल उठाया तो तेज सांसें लेते हुए शर्मिला ने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्या हुआ सर को? ये तुम क्या कह रही हो? शर्मिला को अपनी दोस्त की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। शर्मिला की दोस्त ने घबराते हुए धीमी आवाज में शर्मिला से कहा, शर्मिला मैं सच कह रही हूँ, सनी सर को अभी अभी हॉस्पिटल ले गए हैं। एम्बुलेंस में डालकर उनके सर पर बहुत खून बह रहा था। मुझे नहीं लगता कि सनी सर बच पाएंगे। अपनी दोस्त की ये बात सुनकर शर्मिला का दिल बैठने लगा। शर्मिला को ऐसा लगा जैसे कुछ पलों के लिए शर्मिला की धड़कनें अटक गई थी। शर्मिला की दोस्त ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो शर्मिला, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और सनी सर के बीच में क्या रिश्ता था, तुम लोग क्या बातें करते रहते थे, मगर सच कहूँ तो यहाँ सभी लोग यही कह रहे हैं कि तुमने सबके सामने सनी सर को थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया। सब लोग तो ये भी कह रहे हैं
कि पहले तुमने ही सनी सर को बढ़ावा दिया और जब शायद सनी सर ने तुमसे नज़दीकी बढ़ाने की बात की होगी तो तुमने उन्हें थप्पड़ मार दिया और यही बेइज्जती वो सह नहीं पाए और शायद इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब शर्मिला ने ये बात सुनी, शर्मिला के होश उड़ गए। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि सनी शर्मिला के लिए क्या फील करता था। कुछ ही दिनों पहले सनी ने शर्मिला को प्रपोज किया था, मगर बात यहाँ तक बढ़ जाएगी ये शर्मिला ने सोचा नहीं था। और अब शर्मिला की दोस्त शर्मिला से कह रही थी कि शर्मिला की वजह से ही सनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। होटल में सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था, सनी ने शर्मिला को जो बातें कही थी, उसकी वजह से शर्मिला काफ़ी ज़्यादा उदास थी और काफ़ी देर से आंसू बहा रही थी। मगर सनी की हालत के बारे में सुनकर शर्मिला अपने दुख को भुलाकर अब सनी की फिक्र करने लगी थी। शर्मिला ने तेज सांसें लेते हुए अपनी साथी से पूछा, क्या रोहित सर को ये बात पता है कि सनी सर के साथ क्या हुआ है? शर्मिला की बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने कहा, अरे रोहित सर खुद ही उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए हैं। शर्मिला, मैं तुझे सच कह रही हूँ, रोहित सर को अब तक तो इस सब बातों का पता चल ही गया होगा कि तेरे और सनी के बीच में क्या हुआ था। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ही पावरफुल है। ये बात भी तू अच्छी तरह से जानती है और अपने भाई की ऐसी हालत तेरी वजह से हुई है। ये सोचकर रोहित सर तेरे साथ क्या करेंगे, ये बात तू अच्छी तरह से जानती है। भाई मैं तेरी दोस्त हूँ, तो तूने सनी सर के साथ क्या किया है क्या नहीं, ये बात तो मैं भी नहीं जानती, मगर तेरी दोस्त होने के नाते मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि तू शहर छोड़कर भाग जा, कहीं दूर भाग जा, इन लोगों की पहुँच से बेहद दूर। इतना कहने के साथ ही शर्मिला की दोस्त ने आगे कहा, वैसे तो मैं भी नहीं जानती कि इन लोगों की पहुँच कहाँ कहाँ तक है। ये बहुत बड़े लोग हैं शर्मिला, इनसे टकराने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया वो बेहद गलत किया। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तेरी वेल विसर हूँ, इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि इससे पहले कि रोहित सर का हाथ तुझ पर पड़े, तू अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। अपनी साथी की बात सुनकर शर्मिला का दिल बैठा जा रहा था। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित मारवा कितना पावरफुल इंसान था और वो चाहे तो शर्मिला के साथ कुछ भी कर सकता था। सिर्फ शर्मिला मन ही मन ये बात जानती थी कि शर्मिला का हाथ सनी पर सिर्फ इसलिए उठा था क्योंकि सनी ने शर्मिला के चरित्र पर उंगली उठाई थी। मगर शर्मिला नहीं जानती थी कि सनी पर उठाया वो हाथ सनी के दिल पर इतना गहरी चोट कर देगा कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचेगा। शर्मिला की दोस्त बार बार फ़ोन पर उसे यही सलाह दे रही थी कि शर्मिला हमेशा के लिए मनाली छोड़कर वहीं से भाग जाए, इतनी दूर भाग जाए कि रोहित और उसके आदमियों की गिरफ्त में कभी ना आ सके। एक तरह से शर्मिला का दिल कह रहा था कि उसे जल्दी से जाकर सनी को देखना चाहिए और दूसरी तरफ रोहित मारवा के पावर को देखते हुए शर्मिला का दिल बैठा जा रहा था। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित को ये पता चला कि उसके भाई ने शर्मिला की वजह से ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो रोहित उसे और उसके अपाहिज भाई को कभी माफ़ नहीं करेगा। अपनी साथी का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद शर्मिला तेज सांसें लेने लगी। शर्मिला के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शर्मिला अपने घर का रास्ता तो जानती थी, मगर अपने ही घर की गली के नुक्कड़ पर खड़ी शर्मिला को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी शर्मिला ये देखकर चौंक गई कि उसके मोबाइल फ़ोन पर फिर से उसके साथी का कॉल आ रहा था। जब शर्मिला ने कॉल कनेक्ट किया तो उसकी साथी ने घबराई हुई आवाज़ में शर्मिला से कहा, शर्मिला आज के बाद दोबारा कभी मुझे फ़ोन मत करना, मैं भी तुम्हारा नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मगर मेरी तुम्हारे साथ वेल विशेष है। मेरी सलाह मान लेना और यहाँ से कहीं दूर चली जाना और मेरा नंबर हो सके तो अपने मोबाइल से डिलीट कर देना। मैं तुम्हें और तुम्हारे नंबर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी और अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट करने जा रही हूँ। अपनी दोस्त की इस तरह की बातें सुनकर शर्मिला का दिल और भी ज़्यादा बैठ गया था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद शर्मिला तेज़ी से दौड़कर अपने घर के पास गई। शर्मिला के दिमाग में एक तरह से कोहरा मच चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने अपाहिज भाई को इस तरह अचानक लेकर कहाँ जाए। शर्मिला ये भी जान चुकी थी कि दूसरी तरफ उसके सामने एक बहुत गहरा मिशन था। माँ साहेब ने शर्मिला को V16 ड्रग हासिल करने का काम सौंपा था और शर्मिला किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि शर्मिला भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि माँ साहब कमज़ोर और पिछड़े हुए लोगों को शक्ति देने के लिए V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहती थी और उसे V16 पावर ड्रग अगर हासिल हो जाता है तो उसके भाई को फिर से अपने कदमों पर खड़ा किया जा सकता था।
गहरी सोच में डूबी हुई शर्मिला जब अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि उसका भाई, जो हमेशा ही कमरे के एक कोने में एक बिस्तर पर लेटा रहता था, वो इस वक्त बिस्तर पर नहीं था। अपने भाई को बिस्तर पर ना देखकर शर्मिला के होश उड़ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शर्मिला का भाई इतने सालों में कभी बिस्तर से खड़ा होकर कहीं चल पाया था। शर्मिला अपने भाई को एडल्ट डायपर पहनाकर ही काम पर जाया करती थी, क्योंकि शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि उसका भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। मगर जब शर्मिला घर के अंदर दाखिल हुई तब अपने भाई को बिस्तर पर ना देखकर उसके होश उड़ गए। शर्मिला घर के चारों तरफ पागलों की तरह दौड़ लगाकर अपने भाई की आवाज़ लगाने लगी। शर्मिला अपने भाई से बेहद प्यार करती थी और उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कभी अपने भाई को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखे। मगर नज़रों के सामने से गायब हो चुके अपने भाई को ढूंढ रही शर्मिला की नज़रें इस सोच में ही कांप जाती थी कि अगर रोहित मारवा को पता चल गया कि शर्मिला की वजह से ही उसके भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो वो उसके भाई का क्या अंजाम करेगा। अपने भाई को ढूंढ रही शर्मिला अचानक ही अपने भाई का नाम चिल्लाते चिल्लाते सिसक कर रोने लगी। वो फिर से एक बार अपने आप को उतना ही कमज़ोर समझने लगी थी जितना कमज़ोर उसने उस दिन अपने आप को पाया था जब उसके पिता ने आत्महत्या की थी। शर्मिला दौड़ दौड़ कर अपने पूरे घर में अपने भाई को ढूंढ रही थी, मगर शर्मिला का भाई उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि शर्मिला सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर भी अपने भाई को ढूंढने गई। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि यह मुमकिन ही नहीं था कि उसका भाई छत पर सीढ़ियाँ चढ़कर जा सके, मगर फिर भी शर्मिला के दिल में एक उम्मीद थी। मगर छत पर पहुँचते ही जब शर्मिला ने देखा कि उसका भाई कहीं नज़र नहीं आ रहा था तो वो उम्मीद भी बुझ गई। शर्मिला छत पर अपने घुटनों के पर बैठकर सिसक कर रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से अपने भाई का नाम चिल्लाने लगी। शर्मिला के घर के आसपास दूर दूर तक सारे मकान बिल्कुल खाली थे। शर्मिला के घर के आसपास की पूरी गली बिल्कुल वीरान थी। ये जगह शर्मिला ने भी अपने आप के लिए सिर्फ इसलिए चुनी थी ताकि वो लोगों की भीड़ भाड़ से अपने आप को दूर रख सके और चोरी छिपे अपना मकसद धीरे धीरे हासिल करने की ओर अपने कदम आगे बढ़ा सके। मगर इस बार शर्मिला अपने आप को बेहद बेबस और अकेला महसूस कर रही थी। शर्मिला अपनी छत पर चिल्ला कर आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश कर रही थी कि उसका भाई कहाँ था, मगर उसे जवाब देने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में शर्मिला की सिसकियाँ आसमान की ओर जाने लगी। शर्मिला बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मेरा भाई लौटा दो, प्लीज़ मुझे मेरा भाई लौटा दो। रोती और सिसकती हुई शर्मिला वहीं अपने घर की छत पर बेहोश हो गई। रात के 2 बज चुके थे, मगर अभी भी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से कोई खबर नहीं आई थी। रोहित वहीं बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। 6 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन थिएटर से कभी कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखते तो कभी अंदर से बाहर ट्रे में खून से लथपथ कॉटन बॉल्स लेकर आते हुए रोहित को नजर आते। हर बार जब भी रोहित सनी की हालत पूछने के बारे में सोचता तो उसे बस यही जवाब मिलता कि उसे अभी कुछ देर पैसेंस रखना होगा। रोहित की सब्र का बांध टूट गया था, मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि सनी की जो हालत थी वो काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही थी और डॉक्टरों के लिए भी सनी की ट्रीटमेंट करना बेहद मुश्किल होने वाला था। इस वक्त बार बार रोहित सिर्फ एक ही चीज़ को कोस रहा था कि काश अनिका की याददाश्त गई ना होती तो आज अनिका रोहित के भाई सनी के लिए कुछ कर सकती थी। न सिर्फ इसलिए कि अनिका रोहित की बीवी थी, मगर डॉक्टर अमृता के हाथ क्या क्या चमत्कार हुए थे, वो सारे के सारे चमत्कार रोहित ने अपनी आंखों से देखे थे। अगर रोहित को इस पूरी दुनिया में किसी एक डॉक्टर पर भरोसा था तो उसका नाम था डॉक्टर अमृता, जो इस वक्त अपनी याददाश्त खो चुकी थी। रोहित को इस वक्त पुरानी अनिका की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार मन में यही कह रहा था कि आखिर क्यों अनिका की याददाश्त चली गई, क्यों वो अनिका की रक्षा नहीं कर पाया। इस वक्त रोहित को खुद पर शक होने लगा था। रोहित को मन ही मन यही लग रहा था कि वो इतना ताकतवर होकर भी इतना मजबूर क्यों हो गया था। उसके पास खुश होने के जितने भी कारण थे वो सब उससे दूर होते जा रहे थे। जब से अनिका की याददाश्त चली गई थी तब से रोहित अंदर ही अंदर टूट सा गया था। रोहित मारवा जो एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके दिल का एक हिस्सा कहीं ना कहीं पुरानी अनिका को याद करके टूट चुका था। पर रोहित बाहर से मजबूत बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर आज जब सनी की ऐसी हालत उसने देखी थी तब से रोहित को पुरानी अनिका बहुत याद आ रही थी। रोहित का दिमाग बार बार पुरानी अनिका के स्किल्स पर जाकर अटक जा रहा था। रोहित ने अपनी आंखों से अनिका को कई ऐसे पेशेंट की जान बचाते हुए देखा था जिनके बचने के चांस लगभग ना के बराबर थे। रोहित वहीं बेंच पर बैठा हुआ ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करता रहा। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ, कैसा है सनी?
रोहित की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, आपको थोड़ा शांत रहना होगा मिस्टर। डॉक्टर आगे कहते इतने में रोहित ने बेसब्र होते हुए कहा, डॉक्टर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस तरह से कब तक एक उम्मीद लगाए बैठे रहूं? मुझे जानना है कि मेरे भाई की कंडीशन कैसी है। क्या कोई। इतना कहते कहते रोहित चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित का गला भर आया था, पर वो इस तरह से डॉक्टर के सामने भावुक नहीं होना चाहता था। डॉक्टर को भी रोहित की हालत देखकर दया आ रही थी। रोहित की इस बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आप खुद को संभालिए। हमने बहुत कोशिश की, मगर मुझे अफसोस है कि हम आपके भाई को कोमा में जाने से नहीं रोक पाए। डॉक्टर की बात सुनकर रोहित बिल्कुल सुन पड़ गया। रोहित को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। रोहित को यही लग रहा था कि अचानक से वो नींद से जागेगा और फिर उसे सब कुछ सामान्य मिलेगा, जैसा सब कुछ पहले था। अनिका की याददाश्त आ चुकी होगी, सनी बिल्कुल ठीक होगा। रोहित अभी यही सब कुछ सोच रहा था कि तभी डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर के हाथ रखते ही रोहित अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। तभी उसे याद आया कि सनी अब कोमा में जा चुका था। रोहित कोमा का मतलब अच्छी तरह से जानता था, मगर फिर भी अपने दिल में एक उम्मीद लिए रोहित ने डॉक्टर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? सनी बच तो जाएगा ना? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? एक लंबी सांस लेने के बाद डॉक्टर ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आप पढ़े लिखे हैं और बेहद समझदार भी हैं। आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोमा में जाने का एक तरह से ये मतलब होता है कि इंसान के दिमाग ने अपने शरीर पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया है। यूँ कहा जा सकता है कि इंसान की सांसें तो चल रही हैं, पर वो जिंदा नहीं है। इतना कहने के बाद अचानक ही डॉक्टर ने एक पल की खामोशी के बाद कहा, कोमा में गया हुआ पेशेंट कई बार कुछ ही दिनों में वापस होश में आ जाता है, तो कभी कुछ महीनों में, कई केसेस में सालों लग जाते हैं। इंसान की मौत भी कोमा में ही हो जाती है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि कोमा में जाने का क्या मतलब हो सकता था, मगर बस अपने भाई की जिंदगी की उम्मीद लिए रोहित डॉक्टर से तरह तरह के सवाल पूछकर किसी न किसी तरह की उम्मीद जुटाने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या आपको लगता है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सनी का इलाज किया जा सकता है? डॉक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के कहने का क्या मतलब था। रोहित को उस डॉक्टर के इलाज पर या उस हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। डॉक्टर ये भी जानते थे कि ये रोहित मारवा चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में अपने भाई का इलाज करवा सकते थे, मगर इस वक्त डॉक्टर ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने मन में दबाते हुए रोहित की हालत समझते हुए रोहित की बात का जवाब दिया, देखिए मिस्टर मारवा, अगर आपको मेरी ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक अपने भाई को देश या विदेश की बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, मगर आपके भाई की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी जब वो यहाँ पर आए थे। हालांकि वो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे थे, इसीलिए उनके शरीर में ज़्यादा फ्रैक्चर या चोट नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली जब उनका शरीर ज़मीन से टकराया तब सबसे पहले उनका सर ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से उनके सर में भारी चोट लगी थी। कई सारी नर्व रप्चर हो गई हैं, जिसकी वजह से दिमाग के कई क्रूशियल हिस्सों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे शरीर का दिमाग होता है। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने आगे कहा, अगर दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, और इस वक्त आपके भाई की कंडीशन वही है। उनके शरीर के बाकी सारे हिस्से तो ठीक हैं, मगर शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी कि दिमाग, जिसने अब उनका साथ देना छोड़ दिया है। डॉक्टर की बातें रोहित को और भी ज़्यादा मायूस कर रही थी, मगर वो जानता था कि जो डॉक्टर उसके सामने खड़ा था उसने जी तोड़ मेहनत करके सनी को बचाने की कोशिश की थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती थी जो इंसान के हाथों में नहीं होती थी। उस डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आप चाहें तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप अपने भाई का इलाज करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये सलाह हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि इंसान का दिमाग यानी उसका ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है। ये अंदर से उतना शक्तिशाली है, उतना ही नाजुक भी होता है। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने रोहित को देखा। रोहित बड़े ही ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है मिस्टर मारवा, जो दिमाग दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखता है, वही दिमाग दरअसल में इतना कमज़ोर होता है कि एक छोटी सी ठोकर से भी
अपना अस्तित्व घुमा सकता है। और शायद अगर आप यहाँ से अपने भाई को शिफ्ट करने की कोशिश करें और उस दरमियान उसके दिमाग को एक हल्की सी भी ठेस लगती है तो हो सकता है ऑन द स्पॉट आपका भाई अपना दम तोड़ दे। मेरे ख्याल से मेरा आपको बेस्ट सजेशन यही होगा कि आप अपने भाई को यहीं रहने दें और किसी चमत्कार का इंतजार करें। सुबह के 7:30 बजने वाले थे जब अलेक्जेंडर और आर्यन अपने बेडरूम में आंखें खोली। अलेक्जेंडर और आर्यन भी चेहरे से काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आ रहे थे, मगर वो इससे भी ज़्यादा उस बात से हैरान थे कि सुबह के 7:30 बजे थे मगर रिया बेडरूम में कहीं नजर नहीं आ रही थी। अलेक्जेंडर और आर्यन हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी। अलेक्जेंडर का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। वो मन ही मन रिया के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन इस वक्त काफ़ी परेशान था। उसके दिमाग में अभी सनी का वो खून से लथपथ चेहरा घूम रहा था, पर साथ ही साथ अलेक्जेंडर को रिया की भी चिंता हो रही थी। वहीं आर्यन बड़े ही शांत तरीके से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि सुबह के इस वक्त उसकी बहन रिया कहाँ जा सकती है। आर्यन रिया को समझता था और उसे अच्छी तरह से पता था कि इतनी सुबह सुबह रिया इस तरह बिना किसी को कहे कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। पर आज सुबह सुबह ही ये हो गया था कि रिया बेडरूम में कहीं नजर नहीं आ रही थी। दोनों भाई इस बारे में सोच रहे थे, तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन से दबी हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, रिया कहाँ है? आर्यन ने भी हैरान होकर अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो अभी तुम्हारे साथ ही जगा हूँ। आर्यन का जवाब सुनकर अलेक्जेंडर उसकी ओर देखने लगा। आर्यन अपने भाई अलेक्जेंडर को भी बड़े शांत तरीके से देख रहा था। इस वक्त आर्यन साफ साफ देख सकता था कि अलेक्जेंडर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। आर्यन जानता था कि उसे इस वक्त शांत रहना है, पर वहीं अलेक्जेंडर अब भी आर्यन को घूर कर देख रहा था। आर्यन काफ़ी देर तक शांत रहा, पर फिर उसने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आर्यन के सवाल पर अलेक्जेंडर ने कुछ नहीं कहा। वो अब भी आर्यन को देख रहा था। ये देख आर्यन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने फिर से अपना सवाल दोहराया, कुछ कहोगे भी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आर्यन की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे रात को सोने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रिया पर नज़र रखना। सारी रात वो लैपटॉप पर बैठी रही और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर तुम्हें नींद आती है तो तुम मुझे जगा देना। अलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन को समझ आ गया कि उसका भाई क्यों नाराज नजर आ रहा था, पर आर्यन ये भी जानता था कि अलेक्जेंडर को पूरी बात नहीं पता है। जब उसे पूरी बात पता चलेगी तो अलेक्जेंडर का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आर्यन की बात को समझेगा। अलेक्जेंडर का गुस्सा देखते हुए आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जाग रहा था, मगर जब मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं जाग पाऊंगा तब मैंने देखा कि रात के 4 बज गए थे। मैंने रिया से कहा कि अब उसे लैपटॉप पर ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए और चलकर सो जाना चाहिए। तब रिया ने मुझसे कहा कि वो 2 मिनट में मेरे साथ चलेगी। मैं 2 मिनट वहीं उसके साथ लैपटॉप के बगल में खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया और मेरे साथ कमरे में चली आई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4:15 बजे थे। मैं और रिया दोनों एक साथ कमरे में आए थे। वो अपने बिस्तर पर सो गई और मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ सो गया। आर्यन की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर काफ़ी हैरान रह गया। अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखा और कहा, अगर वो इतने लेट सोई थी तो फिर इतनी जल्दी कैसे जाग सकती है? वो दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया रात भर हमेशा ही गेम्स खेलना पसंद करती थी और सुबह अपनी माँ की तरह लेट उठना पसंद करती थी। हालांकि दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि बीती रात रिया लैपटॉप में गेम नहीं खेल रही थी, बल्कि इंटरनेट के जरिए अपनी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। हैरान परेशान अलेक्जेंडर और आर्यन कुछ देर तक आधी नींद में सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बहन कहाँ गई थी। इस वक्त अलेक्जेंडर जहाँ ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था तो वहीं आर्यन शांत दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रिया कहाँ गई होगी, वो भी सुबह सुबह और बिना किसी को बताए। आर्यन सोच रहा था। इसी बीच अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ देखा, पर आर्यन ने इस बार अलेक्जेंडर को कुछ नहीं कहा। वहीं अलेक्जेंडर भी अब गहरी सोच में डूब गया था। फिर अचानक ही अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है आर्यन के सो जाने के बाद रिया चुपके से फिर से कमरे से बाहर निकलकर लैपटॉप के सामने बैठ गई हो। ये ख्याल आते ही अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक डाउट दिखाई देने लगा। वहीं आर्यन ने जब अलेक्जेंडर का चेहरा देखा तो उसे समझ आ गया कि जरूर अलेक्जेंडर के दिमाग में कोई बात चल रही थी। आर्यन ने अपने भाई से पूछा, क्या हुआ अलेक्जेंडर, क्या सोच रहे हो तुम, बताओ मुझे।
आर्यन के मुंह से ये सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी बात आर्यन को बताई। आर्यन को भी अलेक्जेंडर की बात सही लगी। जैसे ही दोनों भाइयों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, दोनों भाई लगभग एक साथ अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। दोनों भाई जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अनिका टेरेस गार्डन पर अपनी ही जगह पर बैठे हुए सो गई थी। अलेक्जेंडर और आर्यन को अपनी माँ की ये हालत देखकर काफ़ी बुरा फील हुआ और उनको भी अपनी माँ को इस तरह से सोते हुए देखकर काफ़ी मायूसी महसूस हो रही थी। उनको पता था कि सनी के कारण अनिका भी टेंस में आ गई थी। अनिका पहले से परेशान थी और उसकी परेशानी दूर करने के लिए ही रोहित उसे और बच्चों को लेकर मनाली आया था, पर यहाँ आने के बाद अनिका की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई थी। अपनी माँ का दुख दोनों भाइयों को समझ आ रहा था, मगर वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा इस वक्त बहुत ही नाजुक मनोस्थिति से गुजर रही थी। अपनी बहन को ढूंढते हुए जब उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई, तब उन्होंने देखा कि रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी आंखें जमाए बैठी थी। रिया को इस तरह देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। रिया को इस तरह से लैपटॉप के सामने बैठा हुआ देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। अलेक्जेंडर को एक पल के लिए लगा कि वो रिया पर जाकर चिल्लाए और उससे सवाल करे, पर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि ये सही वक्त नहीं है। अलेक्जेंडर को लगा कि उसे शांत तरीके से बात करनी चाहिए। इस कारण से अलेक्जेंडर थोड़ा शांत हुआ। दोनों भाई तेजी से अपनी बहन के पास गए और अलेक्जेंडर ने जल्दी से लैपटॉप का स्क्रीन बंद करते हुए रिया से कहा, रिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? हाँ बताओ रिया। रिया का ये बर्ताव पिछले 2 दिनों से चल रहा था, जिसे देखकर अलेक्जेंडर अपने गुस्से पर कंट्रोल खो बैठा। शुरू में उसने बहुत कोशिश की कि वो रिया से शांत तरीके से बात करे, मगर अलेक्जेंडर ने देखा कि दोनों भाइयों ने के आने के बाद भी रिया उन्हें इग्नोर करके लैपटॉप पर ध्यान दिए जा रही थी। अलेक्जेंडर को रिया पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर आर्यन जो हमेशा ही शांत रहता था और हमेशा ही कम बोलना पसंद करता था, उसे भी रिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसीलिए आर्यन ने भी रिया को डांट लगाते हुए कहा, रिया तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ अंदर चलकर सो जाओगी। क्या तुम मेरे सोने के बाद चुपके से कमरे से निकलकर फिर से लैपटॉप पर बैठ गई थी? दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रिया पर ज़्यादा ध्यान दे पाती, और रोहित को गैर हाजिरी में अब दोनों भाइयों को ही रिया और उस रिया की जिद पर लगाम कसनी होगी। रिया की आंखें पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। रिया को देखते ही दोनों भाई समझ गए थे कि रिया पूरी रात लैपटॉप पर अपनी नज़रें टिकाए बैठी थी। रिया की आंखें और उसके चेहरे पर नींद का असर दिखाई दे रहा था। रिया की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर इसके बाद भी वो अब तक लैपटॉप के सामने बैठी थी। रिया की नींद पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से रिया भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर अपने भाइयों पर चिल्लाते हुए कहने लगी, देखो मैंने तुमसे कहा है कि तुम लोग मुझ पर इस तरह से चिल्लाना बंद करो। मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ। मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम दोनों पढ़ाई में अच्छे हो, इसीलिए तुम ये समझते हो कि मुझ में दिमाग थोड़ा सा कम है। मगर मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि भले ही मैं एग्जाम्स में तुम्हारे जितने मार्क्स नहीं लेकर आती हूँ, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इतना कहकर रिया ने अपने दोनों भाइयों को घूर घूर कर देखा और फिर अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, मैं मार्क्स इसलिए कम लाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कभी किसी भी बात में कम इंटेलिजेंट हूँ। जिंदगी में पहली बार रिया ने अपने भाइयों से इस तरह से बात की थी और आर्यन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमेशा से ही हंसती मुस्कुराती खेलती खिलखिलाती रिया ने आज जिंदगी में पहली बार अपने भाइयों के साथ इस तरह से बात की थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जानते थे कि नींद पूरी ना होने की वजह से ही रिया इस तरह का बिहेव कर रही थी। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ नरम करते हुए रिया से पूछा, देखो रिया गुस्सा मत करो, डैड यहाँ पर नहीं है। मम्मा की हालत तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम दोनों सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम ठीक टाइम पर खाना खा लो, ठीक टाइम पर सो जाओ। पूरी रात इस तरह लैपटॉप पर रहने का क्या मतलब है? अलेक्जेंडर की बात पूरी नहीं हुई कि रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे पागल समझते हो, क्योंकि मैंने उस दिन हेलीकॉप्टर राइड के दौरान कहा था कि मैंने मम्मा के नीचे गुलेरिया हाउस के टेरेस पर देखा था। मगर मैं तुम दोनों से कह देना चाहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। देख लेना, बहुत जल्दी मैं ये बात प्रूव कर दूंगी कि मैंने मम्मा को टेरेस पर देखा था। ये कहने के बाद रिया अचानक ही जोर जोर से रोने लगी। रिया की सिसकियाँ बढ़ने वाली थी। अलेक्जेंडर और आर्यन जानते थे कि अगर रिया ने इसी तरह से रोना जारी रखा तो बहुत जल्द अनिका की आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए आर्यन ने धीमी आवाज़ में
दबी हुई आवाज़ में रिया से कहा, रिया प्लीज़ रो मत, वी आर सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ रो मत। देखो तुम्हारी आवाज़ सुनकर मम्मा जाग जाएगी। तुम तो जानती ही हो कि मम्मा की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। अगर वो तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखेंगी तो उन पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। रिया भी जानती थी कि परिवार में इस वक्त क्या हो रहा था। एक तरफ सनी का खून से सना हुआ शरीर तीनों बच्चों ने देखा था और दूसरी ओर उनकी माँ की हालत क्या थी वो तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे। रोती हुई रिया अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर बेडरूम के अंदर चली गई। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तब उन्हें एहसास हुआ कि रिया ने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। बेडरूम के अंदर अपने बिस्तर पर लेटी रिया बार बार अपने आप से सिर्फ एक ही बात कर रही थी, आई विल प्रूव कि मैंने मम्मा को एक साथ 2 जगह पर देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ही दिनों में ये साबित कर दूंगी कि मैंने एक साथ मम्मा को 2 जगह पर देखा था। रिया मन ही मन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। वो अंदर ही अंदर खुद को समझा रही थी कि वो एक दिन अपने भाइयों को ही नहीं बल्कि सबको यकीन दिलाकर रहेगी कि वो जो कह रही थी वो सही था। दोनों भाई अपनी बहन की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रिया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल में रिया के लिए चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही वक्त बाद रिया टीनेज में प्रवेश करने वाली थी। ऐसे में रिया का मन अपनी बात और अपनी सोच को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था और यहाँ पर बात रिया की मम्मा से जुड़ी हुई थी। रिया ने तो अनिका जैसी ही दिखने वाली एक औरत इस दुनिया में देखी थी, मगर अब सवाल इस बात का भी पैदा होता था कि किस तरह रिया बाकी लोगों के सामने अपने आप को सही प्रूव करे। सूरज की पहली किरण जब शर्मिला के चेहरे पर पड़ी तो धीरे धीरे शर्मिला ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही शर्मिला एक झटके से अपने घर की छत पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर आसपास देखने लगी। शर्मिला दौड़कर छत की सीढ़ियों से उतरते हुए अपने घर के लिविंग रूम में दाखिल हुई। शर्मिला के मन में बस अभी भी एक उम्मीद थी कि जो कुछ भी पिछली रात उसने महसूस किया था वो शर्मिला का एक बुरा सपना हो, मगर जैसे ही शर्मिला ने देखा कि उसका भाई अभी भी अपने बिस्तर पर नहीं नजर आ रहा था तब शर्मिला को यकीन हुआ कि उसने जो कुछ भी महसूस किया था वो सच्चाई थी। उसका भाई घर में कहीं नजर नहीं आ रहा था। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई को इस तरह कौन ले जा सकता था। शर्मिला के लिए जिंदगी में बस एक ही सहारा था। शर्मिला के पास अपना कहने के लिए इस दुनिया में अपने भाई के अलावा और कोई नहीं था। शर्मिला किसी भी हालत में जानना चाहती थी कि उसका भाई इस वक्त कहाँ था, कैसा था, वो ठीक था या नहीं, मगर शर्मिला की मदद करने वाला उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में रोहित काफ़ी देर तक अपने भाई के बिस्तर के बगल में बैठा रहा। सनी का ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और सनी के शरीर से उसकी शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान रखने वाला एक बड़ा सा मॉनिटर भी अटैच कर दिया गया था, जिससे सनी के वाइटल रीडिंग पर नज़र रखी जा सके। रोहित काफ़ी देर तक अपने भाई सनी को बिस्तर पर बगल में बैठा हुआ देखता रहा। रोहित जानता था कि घर वाले भी बार बार रोहित को कॉल करके सनी की हेल्थ के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे थे, मगर काफ़ी देर से रोहित उन सभी को कॉल को अवॉइड कर रहा था। रोहित अब जान चुका था कि ज़्यादा देर तक परिवार वालों से ये बात वो छुपा नहीं सकता था और ना ही सनी को जल्दी होश आने वाला था। सनी को हॉस्पिटल के स्टाफ के हवाले करके रोहित हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार में बैठा। कार में बैठते ही रोहित ने देखा कि रोहित की दादी सुहासिनी मारवा के कई सारे मिस कॉल रोहित के पर्सनल मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। दादी माँ को कॉल बैक करते हुए रोहित ने कहा, दादी माँ सनी के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया है। रोहित की आवाज़ सुनते ही दादी माँ ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, क्या हुआ है सनी को, बताओ मुझे, वो ठीक तो है ना? मैं अभी मनाली आने के लिए यहाँ से निकल रही हूँ। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ की उम्र और उनकी हेल्थ को देखते हुए ऐसा करना दादी माँ के लिए काफ़ी तकलीफदायक हो सकता था। दादी माँ को रोकते हुए रोहित ने कहा, दादी माँ प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त सनी को होश नहीं है, मगर सनी हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख में है। हमें कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि सनी जल्द से जल्द वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। दादी माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित की इस बात पर वो क्या कहे। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ मेरा विश्वास कीजिए, बस कुछ दिनों के लिए हमें डॉक्टर्स की कही बात पर भरोसा रखना होगा। अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती तो मैं आपको खुद कॉल करके यहाँ बुलाऊंगा। दादी माँ को कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित मन ही मन ये सोचने लगा कि टेररिस्ट वाले हादसे से पहले सनी V16 पावर ड्रग क्यों मांग रहा था, वो किसके कहने पर मांग रहा था। अचानक ही सनी ने इतने अरसे बाद V16 पावर ड्रग का जिक्र क्यों किया था।
अपने माथे पर उंगलियां फेर रहे रोहित के दिमाग में बार बार ये बात सोचने के बाद सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, शर्मिला। शर्मिला अपने घर की दहलीज से निकलकर अपनी सुनसान गली से बाहर निकलकर लोगों को रास्ते में आते जाते पूछने लगी कि कहीं किसी ने उसके भाई को देखा है। शर्मिला अपने भाई के लिए बुरी तरह से परेशान हो गई थी। उसके मन में एक के बाद एक बुरे ख्याल आने लगे थे। उसे यही लग रहा था कि कहीं उसके भाई को कुछ ना हो जाए। इस वक्त शर्मिला बेहद परेशान नजर आ रही थी। उसके हाथ पांव सुन पड़ चुके थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था शर्मिला की टेंशन बढ़ती जा रही थी। शर्मिला से जो बन पा रहा था वो अपनी तरफ से कर रही थी। शर्मिला का कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। शर्मिला को जो करना था उसे खुद ही करना था। शर्मिला के पास उसके भाई की एक तस्वीर थी और वो लोगों को दिखाकर ये पूछ रही थी कि कहीं किसी ने उसके भाई को देखा है, मगर बार बार लोगों को पूछने के बावजूद किसी ने शर्मिला को ये नहीं बताया कि उन्हें शर्मिला के भाई की किसी तरह की कोई खबर है। जैसे जैसे लोग शर्मिला को बता रहे थे कि उन्होंने उसके भाई को नहीं देखा है, वैसे वैसे शर्मिला का दिल बैठा जा रहा था। शर्मिला अब पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अब हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा था। शर्मिला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और शर्मिला के शरीर से काफ़ी पसीना बह चुका था, मगर फिर भी शर्मिला यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर लोगों को अपने भाई की तस्वीर दिखा दिखा कर पूछ रही थी कहीं किसी ने पिछली रात उसके भाई को देखा हो। मगर लगातार कई घंटों तक लोगों को पूछने के बावजूद शर्मिला को कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। कहाँ चले गए भाई? कौन ले गया तुम्हें? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहते हुए शर्मिला चिल्लाने लगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अपने भाई के लिए परेशान शर्मिला अब थक हार कर हाँफने लगी थी। उसके हाथ पांव में दर्द होने लगा था, पर अब भी शर्मिला ने हार नहीं मानी थी। वो अपनी जी जान लगा देना चाहती थी अपने भाई को ढूंढने के लिए। शर्मिला के पास अब अपने भाई को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो किसी तरह पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट लिखा दे। मगर शर्मिला साथ ही साथ ये बात भी जानती थी कि माँ साहेब के हुक्म के खिलाफ जाकर वो किसी भी तरह के कानून की मदद नहीं ले सकती थी। अगर शर्मिला अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है तो पूछताछ होगी और पूछताछ में पुलिस वाले भी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि शर्मिला कौन थी, उसका भाई कौन था, वो लोग कहाँ से आए थे। और शर्मिला को ऐसे कई सवालों के जवाब देने पड़ते जो किसी न किसी तरह पुलिस को शर्मिला के अतीत तक पहुँचाकर रहते। शर्मिला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किसका सहारा ले। शर्मिला ने जिसे अपना दोस्त कहा था उसने भी शर्मिला को कह दिया था कि वो उसका नंबर डिलीट कर दे और शर्मिला उससे कोई कांटेक्ट ना रखे। अब शर्मिला बिल्कुल अकेली हो गई थी। कहीं ना कहीं शर्मिला की मदद करने वाला कोई था तो वो था सनी, पर सनी की हालत खुद खराब थी और कहीं ना कहीं सनी की ऐसी हालत के कारण शर्मिला इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। शर्मिला की आंखें लाल हो गई थी। उसका चेहरा थका हुआ नजर आ रहा था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। थक हार कर शर्मिला एक जगह पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। इस वक्त सुबह का वक्त था, इस कारण से ज़्यादा तेज धूप नहीं थी, पर शर्मिला पसीने से लथपथ हो गई थी। उसने पिछली रात से ही कुछ खाया पिया नहीं था। इस कारण से शर्मिला का अब अंदर से कमजोरी महसूस होने लगी थी। थोड़ी देर तक बैठने के बाद शर्मिला फिर से हिम्मत करके अपनी जगह से उठी और आगे निकल पड़ी। अपने भाई के बारे में पूछताछ करने लगी। एक तरफ शर्मिला अपने भाई को ढूंढने की हर संभव प्रयास कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कार से उतरकर पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की लॉबी में दाखिल हुआ रोहित बार बार यही सोच रहा था कि आखिर शर्मिला कौन थी और क्या शर्मिला के ही कहने पर सनी ने V16 पावर ड्रग की मांग की थी। क्योंकि अगर ये बात सच थी तो हो ना हो शर्मिला उस कड़ी का हिस्सा थी जो रोहित को अपने दुश्मनों तक पहुंचा सकता था। और रोहित का अपने दुश्मनों तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका के अतीत के तार भी अनिका को किडनैप कर चुके दुश्मन के हाथ में थे। रोहित और अनिका पहले भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने क्रिस्टोफर और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मगर जब तक V16 पावर ड्रग अनिका के खून में बनकर जिंदा था, अनिका और रोहित के दुश्मन जरूर अनिका तक पहुंचकर V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहेंगे। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता था कि V16 पावर ड्रग अब इस दुनिया में अगर कहीं था तो वो सिर्फ और सिर्फ अनिका की रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। मगर रोहित को ये भी पता था कि अगर V16 पावर ड्रग को हासिल करने वाले खतरनाक लोग रोहित और अनिका के इतने करीब पहुंच सकते थे तो एक ना एक दिन वो V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक कदम उठा सकते थे।
और अगर शर्मिला ही रोहित को अपने दुश्मनों से जोड़ने वाली कड़ी थी तो किसी भी हालत में रोहित को ये पता लगाना बहुत जरूरी था कि शर्मिला इस वक्त कहाँ थी और सनी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के पीछे शर्मिला का क्या मकसद था। जैसे ही रोहित होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में दाखिल हुआ, कई सारे स्टाफ मेंबर्स रोहित के पास आकर एक के बाद एक रोहित से सवाल करने लगे। एक सीनियर मैनेजर ने रोहित को परेशान देखकर पूछा, सर सनी सर की हालत कैसी है, क्या हुआ है, क्या कहा है डॉक्टरों ने। उस मैनेजर की बात सुन रोहित खामोश ही रहा। अंदर से रोहित भी काफी उदास और हताश था, पर वो ये चीज भी अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहता था। रोहित ने देखा कि वो मैनेजर अभी भी जवाब की उम्मीद में रोहित को देख रहा था। तभी एक असिस्टेंट जूनियर मैनेजर ने रोहित से पूछा, सर बच तो जाएंगे ना। सभी स्टाफ मेंबर्स अच्छी तरह से जानते थे कि जब सनी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। सभी लोगों ने सनी की हालत देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया था कि सनी को बचा पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टाफ मेंबर ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अपने भाई को बचाने के लिए दुनिया की सारी ताकत एक कर देता। हर कोई ये जानता था कि रोहित पैसा पानी की तरह बह देता, मगर किसी भी हालत में अगर इस पूरी दुनिया में सनी को बचाने की कोई भी उम्मीद थी तो उसे अपने पैसे के जोर पर जरूर खरीद लेगा। रोहित की आंखें काफ़ी थकी हुई नजर आ रही थी और रोहित के कंधे जिंदगी में शायद पहली बार झुक चुके थे। इस वक्त रोहित शांति से आराम करना चाह रहा था। रोहित बस अपने हाथ में इशारे से धीमी आवाज़ में अपने आसपास खड़े लोगों से कहता रहा, ही विल बी ऑल राइट, ही विल बी फाइन, जस्ट प्रे फॉर हिम। होटल के स्टाफ मेंबर को इतना कहने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से होता हुआ रोहित प्रेसिडेंशियल स्यूट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल एलिवेटर की ओर चला गया। रोहित के कंधे झुके हुए थे और रोहित का सर भी झुका हुआ नजर आ रहा था। लोग ये समझ रहे थे कि रोहित को अपने भाई की ऐसी कंडीशन पर काफ़ी चिंता हो रही थी, मगर सच्चाई ये थी कि इस वक्त रोहित को न सिर्फ सनी की चिंता हो रही थी बल्कि रोहित ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सनी ने V16 पावर ड्रग का जिक्र किया तो किया क्यों। तभी अचानक रोहित के सामने एक बात बिजली की तरह चमकी। थकावट के मारे रोहित के ये बात पहले क्यों नहीं सूझी थी, ये सोच सोच कर रोहित खुद ही अपने आप को कोस रहा था। रोहित अचानक ही एलिवेटर के पास से होता हुआ तेजी से रिसेप्शन के पास आया। तेज कदमों से रिसेप्शन के पास आ रहे रोहित को जब रिसेप्शन पर खड़े जूनियर मैनेजर और उसके साथी ने देखा तो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इतनी तेजी से रिसेप्शन की ओर क्यों आ रहा था। रिसेप्शन पर आते ही रोहित ने जोर से रिसेप्शन डेस्क पर अपना हाथ मारा और अपने सामने खड़े जूनियर मैनेजर से कहा, वो लड़की जो यहाँ काम करती थी शर्मिला, वो कहाँ है। रोहित की आंखों में गुस्सा और रोहित के चेहरे पर अपने भाई के लिए बढ़ रही चिंता को देखते हुए रोहित के सामने खड़े जूनियर मैनेजर का गला सूखने लगा। उस जूनियर मैनेजर ने तुरंत ही अपनी बगल में खड़ी साथी की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, सर मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता। हाँ ये उसकी दोस्त है, ये उसे जानती है। जैसे ही उस जूनियर मैनेजर ने अपने साथी की ओर इशारा किया, रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की एक झटके से अपने कदम पीछे बढ़ाकर कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम सूरज, मैं कहाँ उसकी दोस्त थी। अरे हमारे साथ काम करती थी, इसीलिए कभी कभार एक हाय हेलो हो जाती थी। मुझसे ज़्यादा तो तुम उसके साथ बातें किया करते थे। दोनों के बीच बहस को बढ़ता हुआ देखकर रोहित ने अपने माथों पर उंगलियां घुमाई और जोर से रिसेप्शन डेस्क पर अपने एक हाथ मारते हुए कहा, अरे बंद करो बकवास और सिस्टम में जाकर देखो कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है। अपने बॉस की ऊंची आवाज़ सुनकर दोनों रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए। रोहित की बात मानते हुए रिसेप्शन पर खड़ा लड़का जल्दी से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर गया और कुछ चेक करने लगा। तभी वहाँ होटल का सीनियर मैनेजर दौड़ कर आया। जब सीनियर मैनेजर को पता चला कि रोहित ने शर्मिला के बारे में इंक्वायरी की है तो सीनियर मैनेजर ने रोहित के सामने आकर बड़े ही अदब से कहा, सर दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सीनियर मैनेजर को देखकर रोहित को लग रहा था जैसे वो काफ़ी घबराया हुआ था, मगर रोहित के साथ कोई बात शेयर करना चाहता था। उस मैनेजर के चेहरे पर घबराहट देखकर रोहित ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। उस सीनियर मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित के साथ बात कैसे शुरू करे। मैनेजर जानता था कि रोहित को वो बात बतानी होगी जो वो कई दिनों से अपने मन में लिए घूम रहा था। अटकती हुई धीमी आवाज़ में उस मैनेजर ने रोहित से कहा, सर बात दरअसल ये है कि शर्मिला का इंटरव्यू सनी सर ने खुद पर्सनली लिया था। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो एक जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर लड़की काम करती थी वो कुछ दिनों के लिए मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थी। उसी ने शर्मिला को रिकमेंड किया था, मगर रिकमेंडेशन के बाद शर्मिला का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया था।
अक्सर ज़्यादातर न्यू रिक्रूट्स का इंटरव्यू मैं खुद ही लिया करता था, मगर उस दिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब शर्मिला इंटरव्यू देने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर बनी हमारे बैक ऑफिस में आई तो सनी सर ने मुझसे कहा कि शर्मिला का इंटरव्यू वो ही लेना पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद सीनियर मैनेजर ने आगे कहा। इंटरव्यू होने के बाद सनी सर ने शर्मिला को जूनियर मैनेजर की पोजीशन दे दी। हालांकि वो टेम्परेरी पोजीशन थी जब तक हमारी पुरानी जूनियर मैनेजर ड्यूटी पर लौट ना आए तब तक, मगर शर्मिला के रिक्रूटमेंट के बाद जब मैंने सिस्टम में चेक किया तो सनी सर ने सिस्टम में शर्मिला की कोई भी बात एंटर नहीं की थी। नॉर्मली हम हमारे न्यू रिक्रूट्स के हर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच परखने के बाद ही उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, मगर सनी सर ने शर्मिला के कोई भी डॉक्यूमेंट सिस्टम पर अपडेट नहीं किए थे। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया। उसे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी सीनियर मैनेजर ने आगे कहा, सर मैंने खुद कई बार शर्मिला से उसके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की मांग की, मगर शर्मिला हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। मैंने खुद एक बार सनी सर से इस मामले को लेकर शर्मिला की कंप्लेंट की थी कि काम ज्वाइन किए हुए उसे काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर वो अब तक अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर रही थी, मगर हर बार सनी सर भी मेरी बात टाल देते थे। रोहित ने जब अपने सीनियर मैनेजर की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि सनी इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। किसी लड़की को पहली बार देखते ही सनी उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता था। ये बात रोहित की समझ के बाहर थी। इस वक्त सनी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के रिसेप्शन पर खड़े रोहित को अपने भाई की ऐसी नादानगी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब रोहित ने सुना कि शर्मिला ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तब रोहित के मन में शर्मिला के लिए शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर प्रेसिडेंशियल सूट के बालकनी में एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठी अनीका की जब आंखें खुली तब उसने देखा कि सूरज सर पर चढ़ आया था, मगर जैसे ही अनीका ने रिक्लाइनिंग चेयर से अपनी गर्दन उठाई तो उसने देखा कि उसके सामने उसके बड़े ही प्यारे दो बेटे अपने हाथों में नाश्ते और जूस की ट्रे लेकर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही थी। वो अपनी मम्मा को कोई परेशानी में नहीं देख सकते थे। दोनों बच्चे जानते थे कि कुछ दिनों से अनीका कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और सनी के एक्सीडेंट ने अनीका का दिमाग और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया था। इस कारण से अलेक्जेंडर और आर्यन ने सोचा था कि वो अपनी मम्मा की सेवा करेंगे, उसे कोई परेशानी उठाने नहीं देंगे। जब अनीका ने सुबह की पहली किरण के साथ आंखें खोली और अपनी आंखें खोलते ही पहली बार अपने दोनों बेटों का चेहरा देखा तो अनीका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके तीनों बच्चे उसे बेहद प्यार करते थे। हालांकि बच्चों के बचपन के साथ जुड़ी सारी यादें अनीका के जहन से पूरी तरह से मिट चुकी थी, मगर अनीका को अपने अतीत से जोड़ता हुआ बस एक ही नज़ारा नज़र आता था और वह था अपने बच्चों की आंखों में दिखती अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादें। अलेक्जेंडर ने अपनी ट्रे से जूस का गिलास अनीका की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा आज आप कई दिनों बाद इतना सोई हैं। क्या आप जानती हैं, याददाश्त खोने से पहले आप कई कई घंटे तक सोती रहती थी। यहाँ तक कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आ जाते थे, तब भी आप अपने बेडरूम में सोई रहती थी। अलेक्जेंडर की बात में हामी भरते हुए आर्यन ने अनीका की ओर देख कर कहा, हाँ मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब अलेक्जेंडर हमें मिलने आया था तब तो आप एक दिन शाम को सोई और फिर 3 दिन बाद दोपहर 2 बजे उठी थी। तब तो आपकी और डैड की शादी भी नहीं हुई थी, मगर डैड आपको अपने हाथों में उठाकर खुद घर ले आए थे। आपने तब किसी के साथ फाइटिंग की थी और फाइटिंग के बाद आप पूरे 3 दिन तक सोती रहीं। अनीका को अपने अतीत से जुड़ी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था। अनीका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी के साथ फाइटिंग क्यों कर रही थी और इतनी ज़्यादा नींद के पीछे क्या राज था। अनीका ने जब ये सब सुना तो उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल आने लगे। अनीका का मन पहले से ही कई सारे सवालों से घिरा हुआ था। अब एक और सवाल ने अनीका के मन को घेर लिया था। बच्चों की बातें अजीब ज़रूर थी, मगर बच्चों की बातें सुनकर अनीका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अनीका ने बच्चों के हाथ से नाश्ते और जूस की ट्रे ले ली और साइड टेबल पर रखते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, क्या आप लोगों ने नाश्ता किया? इतना कहने के बाद अनीका अपने दोनों बच्चों को देखने लगी। अनीका का सवाल सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में काफ़ी परेशानी नज़र आ रही थी। दोनों मन ही मन कुछ सोच रहे थे और आंखों से इशारा करके दोनों भाई एक दूसरे से कुछ कह रहे थे।
अनिका चुपचाप दोनों भाइयों को देख रही थी। काफ़ी देर तक दोनों भाई जब चुप रहे तो अनिका को लगा कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अनिका ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया? अब तक अनिका की इस बात का दोनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था, मगर फिर अपना सिर खुजाते हुए आर्यन ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा, वो मम्मा। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया। उसके चुप होते ही अलेक्जेंडर ने कहा, एक्चुअली बात यह है कि हम दोनों भाइयों को इस तरह से अटकते हुए देखकर अनिका को कुछ अजीब लगा। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, बताओ क्या बात है? अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। चलो बताओ क्या बात है। ये सुन अलेक्जेंडर ने आंखों से आर्यन को इशारा किया वो आगे की बात अनिका को बताए, पर वहीं आर्यन ने भी अलेक्जेंडर को इशारा किया कि वो ही कहे, पर आखिर में आर्यन को अलेक्जेंडर की बात माननी ही पड़ी। आर्यन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा बात यह है कि रिया कल रात से सोई नहीं। वो रात भर लैपटॉप से चिपकी रही। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, अलेक्जेंडर ने भी समझाने की कोशिश की, मगर वो मानती ही नहीं। देखो ना, उसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और जब हमने उसे समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा हम ही को सुनाने लगी। इतना कहने के बाद आर्यन ने अनिका से आगे कहा, मम्मा आप ही प्लीज़ रिया को समझाइए। पता नहीं उसे क्या हो गया है। दिन रात बस इसी बात की रिसर्च करती रहती है कि कोई आदमी एक साथ दो जगह पर कैसे दिख सकता है। अनिका भी जानती थी कि जब से रिया ने हेलीकॉप्टर राइड की थी तब से लेकर अब तक रिया में काफ़ी बदलाव आ गए थे। अनिका ने जब रिक्लाइनिंग चेयर से मुड़कर पीछे देखा तब अनिका की नज़रें रिया पर पड़ी। डाइनिंग टेबल पर बैठी रिया लगातार कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। पूरे परिवार ने रिया को कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। रिया इस वक्त इस तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग कर रही थी जैसे कि वो किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड की बहुत ही बिजी प्रेसिडेंट हो, जिसे दुनिया भर के मेल्स के जवाब देने होते थे। पूरे परिवार ने रिया से कभी इतनी सीरियसनेस एक्सपेक्ट नहीं की थी, मगर इस बार रिया के दोनों भाइयों को रिया की इस हरकत पर गर्व नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें रिया की सेहत को लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी। अनिका ने अपने दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखा और धीरे धीरे तीनों मिलकर रिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रिया का ध्यान पूरी तरह से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। वो बार बार स्क्रीन की ओर देखती और कुछ ना कुछ टाइप करती। रिया की आंखों में नींद भी नज़र आ रही थी। नींद की वजह से रिया की आंखें लाल हो गई थी और बार बार रिया उबासियाँ ले रही थी, मगर इतनी नींद आंखों में जमने के बावजूद रिया पूरे कंसंट्रेशन के साथ लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग रिया को गेमिंग के अलावा कोई चीज़ इतनी कंसंट्रेशन से करते हुए देखेंगे। अपने लैपटॉप स्क्रीन में पूरी तरह से बिजी रिया को पता भी नहीं चला कि कब उसके भाई और उसकी माँ उसके पीछे आकर खड़े हो गए। तीनों रिया के पीछे खड़े थे। वही रिया अपनी ही दुनिया में बिजी थी। वो अब भी बेखबर होकर लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। जब अनिका ने धीरे से रिया के कंधे पर हाथ रखा तब अचानक रिया चौंक गई और पीछे मुड़कर जब उसने अपनी मम्मा को देखा तब उसने राहत की सांस ली। अनिका ने बड़े ही प्यार से रिया से पूछा, क्या हुआ? रिया, मैंने सुना तुम रात भर सोई नहीं, रात भर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी सी कम उम्र में ऐसा क्या काम आन पड़ा जो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है? शायद अनिका ने भी ज़िंदगी में पहली बार रिया को इस तरह से ताना मारते हुए समझाया था। अनिका का ताना सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख दिए और अपने दोनों भाइयों की ओर नज़रें टेढ़ी करके देखने लगी। रिया आंखों ही आंखों से अपने दोनों भाइयों को चुगलखोर कह रही थी। रिया की आंखों में काफ़ी ज़्यादा नींद नज़र आ रही थी। बार बार उबासियाँ ले रही रिया ने लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखिए मम्मा, मैंने पता लगा लिया है कि मैंने एक साथ आपको दो जगह पर क्यों देखा था। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी अनिका को हो रही थी। अगर रिया की बात सच्ची थी कि उसने अनिका जैसी ही कोई दिखने वाली औरत को गुलेरिया हाउस के टेरेस पर देखा था, तो अनिका भी जानना चाहती थी कि इस तरह की अजीब घटना के पीछे क्या राज हो सकता था। रिया की बात सुनने के बाद अनिका भी रिया के ठीक बगल में एक चेयर पर बैठ गई। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के ठीक पीछे खड़े होकर बड़े ही ध्यान से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगे। लैपटॉप स्क्रीन पर इस बार अलेक्जेंडर और आर्यन ने जो देखा वो देखकर वो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे।
लैपटॉप स्क्रीन पर टाइम ट्रैवल का एक बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा था। रिया ने उस मशीन की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखो मम्मा, ये एक मशीन है जिसके जरिए इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। अनिका ये बात सुनकर हैरानी से लैपटॉप की ओर देखने लगी। इस वक्त अनिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बस खामोश होकर लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका के लिए टाइम मशीन एक नया शब्द था। जब से अनिका ने अपनी याददाश्त खोई थी, उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिया ने जब अनिका का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसकी मम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मम्मा, जिस तरह से हम कार में बैठकर दिल्ली से मनाली आए या फ्लाइट में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसी तरह इस टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर एक वक्त से दूसरे वक्त में भी जा सकते हैं। अनिका को रिया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर हैरानी से रिया की बात सुन रहे थे। रिया जो भी बातें कर रही थी, अलेक्जेंडर और आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी बहन के मुंह से इस तरह की बातें सुन रहे थे। रिया ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, वैसे तो ये टाइम मशीन कहाँ है, इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। मगर देखो मम्मा, मैंने काफ़ी रिसर्च की है। हर जगह पर यह लिखा गया है कि टाइम ट्रैवल के इंसिडेंसेस इस दुनिया में कई बार पहले भी देखे जा चुके हैं। कई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो इस तरह की मशीन बनाकर टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग 100 साल पहले से हो सकते हैं या फिर 100 साल फ्यूचर से भी हो सकते हैं। अचानक गेम्स की बात करने वाली रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी, उसके दोनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही काफ़ी साइंस फिक्शन मूवी देखते थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि मूवीज़ में दिखाई जाने वाली सारी बातें सच नहीं होती थी। हालांकि रिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, मगर दोनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। अनिका ने हैरान होते हुए रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिया, तुम क्या बोल रही हो? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना अलग बात होती है, मगर कोई इंसान एक वक्त से दूसरे वक्त में कैसे ट्रैवल कर सकता है? अनिका की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मामा, मैं सच कह रही हूँ। पास्ट में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ये बात लोगों के सामने आ जाए तो फिर लोग काफ़ी पैनिक कर सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ अक्सर इस तरह की बातें छुपा देती हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हम लोग अकेले नहीं हैं। इस अर्थ के अलावा भी कई सारे ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर हम जैसे इंसान होने की पॉसिबिलिटी है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि यूएफओ कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है। हमारे अर्थ के आसपास कई ऐसे सैटेलाइट्स देखे गए हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, और भले ही इस बात का कोई प्रूफ ना हो, मगर बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ज़रूर हमारे पृथ्वी के बाहर कोई ऐसी इंसानी ताकत है जो हमें ढूंढने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है। मगर ये सवाल यूएफओ का नहीं है मम्मा। टाइम ट्रैवल एक पॉसिबिलिटी है, और मुझे यकीन है कि मैंने उस दिन हेलीकॉप्टर से पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर जिसे देखा था, उस औरत का चेहरा बिल्कुल आपके चेहरे से मिलता जुलता था। ऐसा मान लो मम्मा जैसे मैंने आईने में आपको देख लिया था। रिया की बातें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग हो रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो रिया, साफ साफ बताओ। अपने भाई की बात सुनते हुए रिया ने लैपटॉप स्क्रीन पर इशारा करके कहा, देखो, टाइम ट्रैवल करके कोई हमें यहाँ मिलने आया है। हैरान आर्यन ने रिया से पूछा, मगर कौन? कुछ देर खामोश रहने के बाद रिया ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मम्मा, टाइम ट्रैवल करके नानी माँ यहाँ हमें मिलने आई हैं। रिया की बात सुनकर रिया के आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि उनकी बहन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है और रिया को अब जल्द से जल्द किसी अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी। मगर रिया इन सारे थॉट से बिल्कुल अनजान थी। रिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ मम्मा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने उस टेरेस पर उस दिन जिसे देखा था वो और कोई नहीं मगर नानी माँ ही थी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जिस औरत को मैंने गुलेरिया हाउस के टेरेस पर देखा था उसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी, मगर कोई अजीब बात थी। उस शक्ल में वही आंखें, वही होंठ, वही नाक, वही कान, मगर फिर भी कोई ऐसी बात थी जो आपसे अलग थी। मैं बार बार दिन रात यही सोचती रही कि उस शक्ल में ऐसी क्या बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी।
वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने जिसे देखा था वो आप ही का चेहरा था, मगर मैं ये भी जानती थी कि एक साथ एक इंसान 2 जगह पर नहीं दिख सकता था, इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च की। इतना कहने के बाद रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिसर्च करते करते मन ही मन में ये भी सोच रही थी कि उस चेहरे में क्या ऐसी अजीब बात थी जो उस चेहरे को आपसे अलग बनाता था। मगर रिसर्च करते करते अचानक ही मेरी नज़र टाइम मशीन की एक आर्टिकल पर पड़ी। जब मैंने टाइम मशीन का आर्टिकल पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों मम्मा, मगर मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा कनेक्शन इस टाइम मशीन के साथ था। मैंने टाइम मशीन के ऊपर काफ़ी रिसर्च की और तब मुझे पता चला कि इस टाइम मशीन के ज़रिए कोई भी इंसान किसी भी वक्त से किसी भी वक्त में टाइम ट्रैवल कर सकता है। मुझे लगता है टाइम ट्रैवलिंग के ज़रिए ही नानी माँ हमसे मिलने आई हैं। वो किसी तरह से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उनका सिग्नल समझना होगा। रिया की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को किस तरह से ऐसी बातें करने से रोके। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, रिया बंद करो, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? अरे ये सारी बातें सिर्फ फिल्मों में देखी जाती हैं। रियल ज़िंदगी में इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। अपने भाई की बात का जवाब देते हुए रिया ने भी अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा, तुम लोग इतना तो जानते हो ना कि फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो। मैंने कहा ना, इस दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो लोग अब तक जानते ही नहीं हैं। ऐसी कई बातें इस दुनिया में हो चुकी हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, मगर वो सब हुआ है। और आप सब जान लीजिए कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। इसके लिए आप लोगों को रिसर्च करना होगा। कई साइंटिस्ट ने कई तरह की थीसिस और कई तरह की रिसर्च की है ताकि वे लोग टाइम ट्रैवल करने के लिए एक मशीन बना सकें। हम लोग जिस पीरियड में रह रहे हैं वहाँ भले ही किसी साइंटिस्ट ने अब तक इस तरह की कोई मशीन नहीं बनाई, मगर ये तो ज़रूरी नहीं कि क्या आज के पहले भी किसी साइंटिस्ट ने इस तरह की कोई मशीन न बनाई हो। हो सकता है कि हमारी नानी माँ ही उस तरह की साइंटिस्ट हो जिसने टाइम मशीन का आविष्कार किया था। ज़रा सोचो, तुम लोग मम्मा इतनी इंटेलिजेंट क्यों हैं? अलेक्जेंडर तुम साइंस में इतने अच्छे हो, आर्यन तुम मैथ्स में इतने अच्छे हो। सोचो ज़रा ऐसा क्यों है? अब तक तुम लोग इतनी बात तो अच्छी तरह से जानते हो कि इंसान को उसकी इंटेलिजेंस उन्हें अपने माँ बाप से मिलती है, अपनी जीन्स के द्वारा। तो ज़रा सोचो, जब हमारी मम्मा इस वर्ल्ड की शायद सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं तो उन्हें भी ये इंटेलिजेंस उनकी मम्मा से विरासत में मिली होगी। हो सकता है कि हमारी नानी माँ कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो जिन्होंने सालों पहले इस तरह का टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाया था और उसी के ज़रिए अब वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अलेक्जेंडर और आर्यन के लिए रिया की बातें अब बहुत ज़्यादा बेतुकी और बेवजह होने लगी थी। दोनों को अपनी बहन की ऐसी बातों से काफ़ी इरिटेशन भी हो रही थी। तभी आर्यन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, देखो रिया, एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि ये टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, तो तुम ये क्यों भूल रही हो कि नानी माँ को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और एक मरा हुआ आदमी टाइम ट्रैवल करके कैसे आ सकता है? ज़रा ये तो सोचो। अपने भाई की पूरी बात होते ही रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नानी माँ को मरे हुए सालों बीत गए हैं। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? आर्यन, ना तो तुमने कभी नानी माँ को देखा है और ना ही मैंने कभी नानी माँ को देखा है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मम्मा ने भी नानी माँ को कभी नहीं देखा। मम्मा ने हमसे कहा था कि मम्मा जब 2 या 3 साल की थी तभी नानी माँ गुजर गई थी। इसका मतलब ये है कि मम्मा ने भी अपनी आंखों से नानी माँ की डेड बॉडी नहीं देखी है, तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि नानी माँ सचमुच मर चुकी हैं। रिया की ये सारी बातें अलेक्जेंडर और आर्यन को काफ़ी बेतुकी लग रही थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका बड़े ही ध्यान से रिया की हर बात सुन रही थी। अनिका को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर धीरे धीरे अपने बच्चों के मुंह से अपने अतीत के बारे में सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हो रहा था कि अनिका का अतीत आम लोगों की तरह सिंपल नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और अनिका के अतीत के साथ ज़रूर कोई ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड बात जुड़ी थी जिसका सीधा असर इस वक्त अनिका की ज़िंदगी पर हो रहा था। रिया अभी अनिका और दोनों भाइयों के साथ ये सारी बातें कर ही रही थी कि अचानक ही प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा खुला और रिया ने अपने पापा को अंदर आते हुए देखा। रोहित का चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ लग रहा था। रोहित के अंदर आते ही सभी लोग टाइम ट्रैवल और रिया की बातें भूलकर रोहित के पास तेज़ी से गए। अनिका ने सबसे पहले रोहित के पास पहुंचकर कहा, सनी कैसा है?
अनिका ने देखा नींद और थकान की वजह से रोहित का चेहरा काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। रोहित के मन में और भी कई सारी बातें चल रही थी, मगर अनिका और बच्चों के चेहरों पर सनी के लिए चिंता देखते हुए रोहित ने कहा, देखो फिलहाल तो सनी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी उसे होश नहीं आया, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक सनी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और वहीं हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। डॉक्टर ने सनी के बारे में जो सच्चाई बताई थी वो बताकर रोहित अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कोमा का नाम सुनते ही हो सकता है कि पूरे परिवार में एक तरह का पैनिक फैल जाए। यही सोचकर रोहित ने किसी को कोमा वाली बात नहीं बताई थी। रोहित का शरीर पूरी तरह से थक के चूर चूर हो चुका था। रोहित प्रेसिडेंशियल सूट के बीचों बीच बने सोफा पर जाकर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। तभी रिया ने रोहित के ठीक बगल में बैठे हुए रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा डोंट वरी, चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देख लेना आप। बहुत जल्दी मम्मा चाचू का इलाज करके चाचू को फिर से पहले की तरह कर देंगी। रिया की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया जो कह रही थी वो इतना आसान नहीं था। हालांकि रोहित को भी अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी डॉक्टर पर भरोसा था तो वो थी डॉक्टर अमृता। मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की याददाश्त वापस कब आएगी भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता था। रिया के दिलासे को एक हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित ने अपने कानों से सुनने के बावजूद पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया समझ गई थी कि रोहित उसकी बातों को सिर्फ एक दिलासा समझ रहा था, मगर तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जो सुनकर रोहित चौंक गया। रिया ने बड़ी धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, नानी माँ यहाँ आ चुकी हैं और आप देख लेना, नानी माँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगी, मम्मा को भी पहले की तरह नॉर्मल कर देंगी। रिया की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से पहले तो रिया की ओर कुछ देर तक देखता रहा। रोहित का हैरान चेहरा देखकर रिया की आंखों में अपनी बात का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी रोहित ने हैरान होकर अपने आसपास खड़े अलेक्जेंडर, आर्यन और अनिका की ओर देखा। अपने पापा की परेशानी समझते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम पूरी रात सोई नहीं हो, मुझे लगता है कुछ देर तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। रिया पूरी रात सोई ही नहीं थी। ये बात सुनकर भी रोहित काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। रोहित ने रिया की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, तुम पूरी रात सोई नहीं थी, मगर क्यों? रिया की बड़ी बड़ी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। नींद की वजह से रिया की आंखें लाल हो चुकी थी, मगर रिया की आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को किसी मिशन पर भेजा गया था और वो मिशन पूरा करके वापस घर लौटी थी। रिया ने दबी हुई मगर कॉन्फिडेंट आवाज़ में अपने पापा से कहा, पापा मैं नहीं सोई थी क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी और मेरी रिसर्च के दौरान ही मुझे पता लगा कि मैंने उस दिन गुलेरिया हाउस की छत पर जिस औरत को देखा था वो मम्मा नहीं थी बल्कि नानी माँ थी। नानी माँ हमसे मिलने आई हैं, मम्मा से मिलने आई हैं। नानी माँ ज़रूर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं। आप देख लेना, नानी माँ बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल कर देंगी और जब मम्मा नॉर्मल हो जाएंगी तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा इतनी अच्छी डॉक्टर हैं कि वो चाचू का एक ऑपरेशन करेंगी और चाचू फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। रोहित अपनी बेटी की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। आर्यन और अलेक्जेंडर की तरह ही रोहित को भी इस बात का शक होने लगा था कि रिया की मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही थी। रोहित के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी अलेक्जेंडर और आर्यन समझ गए थे और वो ये भी समझ गए थे कि रिया को ज़्यादा देर तक रोहित के सामने रखना रोहित की परेशानी और बढ़ा सकता था। रोहित अभी अभी सनी को अस्पताल छोड़कर आया था और सनी की हालत बहुत नाजुक थी। ये बात दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि रोहित इस वक्त किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था, इसलिए अपनी बहन रिया का हाथ पकड़कर अलेक्जेंडर रिया को अपने बेडरूम की ओर ले जाने लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया से कहा, इस वक्त पापा बहुत थके हुए हैं, तो एक काम करो, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। पापा भी कुछ देर आराम कर लेंगे, उसके बाद जी भर के बैठकर पापा के साथ अपनी रिसर्च के बारे में बात करना। अलेक्जेंडर और आर्यन बड़े ही प्यार से अपनी बहन को मनाते हुए बेडरूम में ले गए। रोहित की आंखों में भी अभी हैरानी नजर आ रही थी। तभी अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कौन थी? अनिका का यह सवाल सुनकर रोहित हैरान रह गया। जब अनिका ने रोहित से पूछा कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहती थी, तब रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। रोहित अब लगातार अनिका को देखे जा रहा था।
रोहित मन ही मन ये सोचने लगा था कि शायद रिया की बात सुनकर अनिका रिया की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे अक्सर ऐसी उम्र में अपनी बातों को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और रोहित अपनी रिया को अच्छी तरह से जानता था। रोहित ये भी जानता था कि रिया अपनी बात सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इस वक्त रिया यही कर रही थी। वो एक के बाद एक नई बातें सामने ला रही थी। पहले तो उसे लगा था कि एक साथ अनिका को 2 जगह पर देखना उसका कोई वहम था, पर फिर उसे लगा कि किसी ने अनिका को क्लोन बना लिया है। और अब थोड़ी और रिसर्च करने के बाद रिया इस बात पर पहुंच चुकी थी कि उसने गुलेरिया हाउस के टेरेस पर जिस अनिका को देखा था वो अनिका नहीं थी, बल्कि रिया की नानी माँ थी, जो टाइम ट्रैवल करके अपनी बेटी अनिका से मिलने आई थी। रोहित ये बात जानता था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी इनमें डेवलप होने लगती है, इस तरह की जिद करना भी वो छोड़ देते थे। मगर रिया अभी उम्र के इस पड़ाव में थी, और वो जिस तरह से लाड प्यार की बीज पड़ी हुई थी, उसके बाद रिया को अपनी किसी जिद का पूरा करना स्वाभाविक था। दरअसल बचपन से लेकर अब तक रोहित ने अपनी बेटी को लाड प्यार देकर उसकी जिद्दीपने को भी बढ़ावा दिया था। मगर रोहित ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके लाड प्यार का ये नतीजा भी निकल सकता है कि रिया इस तरह की बातें सोचकर उन्हें सच समझकर ऐसी जिद पकड़ लेगी और उसे रियलिटी के साथ रूबरू करवाना ही मुश्किल हो जाएगा। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद अनिका से कहा, देखो अनिका, रिया की बातों को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को मरे कई साल बीत गए हैं। ज़रा सोचो, अगर वो जिंदा होती तो अपनी बेटी और अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं आती। रोहित की बात अनिका सुन पा रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी अनिका के मन में एक अजीब सी उलझन जन्म ले रही थी। अनिका जब पुराने गुलेरिया हाउस में गई थी और रोहित और अनिका ने अनिका के बचपन का कमरा देखा था, तब वहाँ भी काफ़ी अजीब बात अनिका को नजर आई थी। खंडर बन चुकी हवेली में सिर्फ वो ही कमरा ऐसा था जो पूरी तरह से नॉर्मल नजर आ रहा था। उस कमरे में अनिका ने कई किताब देखी थी, और दीवार पर सजी स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर भी अनिका ने देखी थी। अनिका को याद था कि जब उसने पहली बार स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर देखी थी, तब उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो अपने आप को आईने में देख रही थी। हालांकि रिया जो भी बातें कह रही थी वो वास्तविकता से काफ़ी दूर थी, मगर कहीं ना कहीं रिया की सारी बातें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही थी। अनिका किसी तरह इस कनेक्शन की गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, और जिसके लिए अनिका को रोहित की मदद की ज़रूरत थी। अनिका खुद अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनिका को अगर अपने अतीत के साथ जुड़ना था तो उसे रोहित का सहारा लेना था। अनिका की आंखों में उलझन देखते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। यूँ कहा जा सकता है कि अभी हमारी ज़िंदगी एक साथ बस शुरू ही हुई थी, मगर बहुत कम वक्त में हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। एक के बाद एक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने पर हमें पता चला कि तुम्हारी माँ अपने वक्त की औरतों से काफ़ी ज़्यादा आगे और दूर की सोच रखती थी। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके चुप होते ही अनिका रोहित को देखने लगी। वो रोहित को देखकर उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित ने आगे कहा, अनिका, रिया की इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम्हारी माँ एक जीनियस थी। मैं खुद तुमसे कहता हूँ, जब हमने पिछले सालों में धीरे धीरे तुम्हारी माँ के कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक के बाद एक खुलासे देखे, तब हमें एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ हम सब की सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। मगर ज़रा तुम ही सोचो, कोई इंसान इतना महान कैसे हो सकता है कि वो मरने के बावजूद फिर से ज़िंदा हो सके। अगर ऐसा हो गया तो इंसान और भगवान के बीच का अंतर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। रोहित जो भी बातें कह रहा था, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थी, मगर अभी भी अनिका के चेहरे पर काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोहित की बातें तो अनिका के कानों पर पड़ रही थी, मगर अनिका मन ही मन कोई गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, मेरी माँ से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो इस वक्त तुम्हें मुझे बता सकते हो। अनिका की बात सुनकर रोहित अपना सिर उठाकर कुछ सोचने लगा। अनिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को एग्जैक्टली क्या सवाल पूछे। अनिका किसी भी तरह अपनी माँ के बारे में और बातें जानना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को कौन सा सवाल पूछे जिससे रोहित को अनिका की माँ के बारे में उसे बताना ज़्यादा आसान हो। रोहित भी सोच में डूबा हुआ था। वो भी मन ही मन ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात थी जो रोहित अनिका की माँ के बारे में अनिका को बता सकता था, क्योंकि बहुत सी बातें थी जो रोहित को याद तो थी, मगर इस वक्त उसे याद नहीं आ रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा,
अनिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी माँ के बारे में वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। चलो, मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है। तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंटिस्ट थी। तरह तरह की दवाइयों के आविष्कार के लिए तुम्हारी माँ काफ़ी फेमस थी। बहुत ही कम उम्र में तुम्हारी माँ ने मेडिकल साइंस और आयुर्वेद की दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। मगर यही बात तुम्हारी माँ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, अनिका ने पूछा। अनिका के इस सवाल पर रोहित ने उसे बताया, एक दिन तुम्हारी माँ ने एक ऐसा आविष्कार किया जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख देता। मेडिकल साइंस के साथ साथ इस पूरी दुनिया को एक ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे एक बार फिर से इंसान का इवैल्यूएशन होता और इंसान पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बन जाता। अनिका बड़ी ही हैरानी से रोहित की हर बात सुन रही थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मगर इंसान को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति ही तुम्हारी माँ के लिए एक श्राप साबित हुई। तुम्हारी माँ ने जो आविष्कार किया था वो गलत लोगों की नज़र में आ गया, जिनका मकसद था कि शक्ति हासिल करने के बाद वो पूरी दुनिया पर कब्जा करें। मगर तुम्हारी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया और वो शक्ति गलत लोगों के हाथ चढ़ जाए उससे पहले ही तुम्हारी माँ ने अपने आप को ख़त्म कर देना ही बेहतर समझा। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसकी बातें सुन अनिका हैरान हो गई थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित जो बातें कह रहा था वो सच थी। रोहित की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की माँ किसी तरह की मसीहा थी जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका कुछ वक्त के लिए बिल्कुल सुन पड़ गई। अनिका मन ही मन में अपनी माँ के बारे में और भी गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिका ने रोहित से पूछा, वो आविष्कार क्या था? मेरा मतलब है, क्या थी वो चीज़ जो दुनिया को बदल सकती थी? पर रोहित ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका से कहा, V16 पावर ड्रग। ये नाम सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने रोहित से पूछा, V16 पावर ड्रग ये क्या चीज़ है? अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका से कहा, V16 पावर ड्रग क्या है? ये डिटेल में मैं अभी तुम्हें नहीं बता पाऊँगा। तुम एक बेहतरीन डॉक्टर हो। मेडिकल साइंस और उससे रिलेटेड ड्रग्स को तुम इस दुनिया के किसी भी और डॉक्टर या साइंटिस्ट से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये एक तरह की जादुई दवाई थी जो मरे हुए इंसान की रगों में भी फिर से खून दौड़ा सकती थी। ये इंसान को सुपरमैन बना सकती थी। एक इंसान के अंदर 100 जंगली हाथियों की ताकत डाल सकती थी और उसके दिमाग के अंदर बिजली का करंट पैदा कर सकती थी, जिससे वो इंसान आम आदमी के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा तेज़ी से सोच सकता था। ये कहो कि इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर में बदल सकता था। अनिका जैसे जैसे पावर के बारे में रोहित से सुनती गई, अनिका की हैरानी बढ़ती गई। एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ के बारे में जितना भी मैं जानता हूँ वो सारी की सारी बातें मैंने या तुमसे सुनी हैं, या तो हम इस वक्त V16 पावर ड्रग की दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी माँ के बारे में जानी थी। रोहित ने अभी अभी अनिका से जो जो बातें कही थी वो बार बार अनिका के जहन में घूम रही थी। अनिका कहीं से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो अनिका को अपने अतीत से जोड़ सके, मगर बार बार अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद अनिका को कोई कड़ी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रोहित से पूछा, और V16 पावर ड्रग वो कहाँ है इस वक्त? अनिका का ये सवाल सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग बदलने लगा। रोहित ने अनिका को जो कहानी बताई थी उस कहानी के बहाव में आकर रोहित ये भूल गया था कि उसे अनिका को V16 पावर ड्रग के बारे में नहीं बताना चाहिए था। रोहित और अनिका ने ठान लिया था कि वो V16 पावर ड्रग को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से छुपा कर रखेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं रोहित ने अपने आप से और अनिका से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। भले ही रोहित ने यह बात अनिका से ही कही थी, मगर इस वक्त जो अनिका रोहित के सामने खड़ी थी वह पुरानी अनिका नहीं थी, और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि V16 पावर ड्रग के बारे में अगर वो अनिका को सारी सच्चाई बता देगा तो हो सकता है कि अनिका की ज़िंदगी में एक नया भूचाल आ जाए। रोहित ये भी नहीं जानता था कि अनिका की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर कोई भी इंसान अनिका से V16 पावर ड्रग का राज जान सके। रोहित को V16 पावर ड्रग की सच्चाई अनिका से छुपानी थी, इसलिए अपनी बात बदलते हुए रोहित ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, V16 पावर ड्रग जितना चमत्कारी आविष्कार है उतना ही इस दुनिया के लिए श्राप साबित होने वाला आविष्कार भी है। इसलिए दुश्मनों के हाथों से V16 पावर ड्रग बचाने के बाद हमने आखिरी बचा हुआ V16 पावर ड्रग हमारे बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने में इस्तेमाल कर दिया। हमने V16 पावर ड्रग के डोज के ज़रिए दूसरे डोज बनाने की कोई कोशिश नहीं की, और इसी तरह V16 पावर ड्रग इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है।
रोहित ने भले ही ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से अनिका को कही थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका को रोहित की आंखों में एक अजीब सी झिझक दिखाई दे रही थी। अनिका को रोहित की इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। अनिका बार बार अपनी माँ के बारे में सोचकर मन ही मन कुछ सोचती रही। रिया ने अनिका से जो कहा वह बात भी अनिका के दिमाग में तेज होने लगी थी। एक बार के लिए अनिका ने यह भी सोचा कि कहीं रिया की बात सच तो नहीं थी। अगर अनिका की माँ सचमुच इतनी बड़ी जीनियस थी तो क्या सचमुच अनिका की माँ ने सालों पहले कोई टाइम मशीन बनाया था जिसके ज़रिए वो आज अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी माँ की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? अनिका की ये बात सुनते ही रोहित दंग रह गया। अपनी माँ के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद अनिका किसी न किसी तरह अपनी माँ से जुड़ना चाहती थी। अनिका को नहीं पता था कि अनिका की माँ से जुड़ने का उसके पास क्या रास्ता था। जो माँ सालों पहले गुजर चुकी थी, अनिका उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानना चाहती थी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में आया कि जब अनिका अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी, तब बच्चों ने अनिका को वो वीडियोज़ दिखाए थे, जो वीडियोज़ बच्चों ने अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए निकाले थे। वेकेशन के वीडियोज़, रिया के द्वारा ली हुई रील्स वगैरह वगैरह देखने के बाद ही अनिका को ये पता चला था कि याददाश्त खोने से पहले रोहित और अनिका किस तरह से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारा करते थे। पुराने वीडियोज़ की वजह से ही ये कहा जा सकता था कि अनिका अपने परिवार के साथ वापस जुड़ पाई थी। कहीं ना कहीं उन्हीं वीडियोज़ के कारण अनिका दोबारा इन सब पर भरोसा कर पाई थी, नहीं तो उसे सब कुछ अनजान और अजीब लगने लगा था। जब से अनिका को होश आया था, जो चेहरे अनिका के लिए बिल्कुल अनजान बन चुके थे, उन चेहरों के साथ अनिका ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। ये बातें अनिका को बच्चों के लिए दिखाए हुए वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स के सहारे ही पता चली थी। यहाँ तक कि अनिका तो ये भी भूल चुकी थी कि वो खुद कौन थी, अनिका कैसे बोलती थी, कैसे चलती थी। ये सारी बातें भी अनिका ने कहीं ना कहीं उन वीडियोज़ के ज़रिए ही पता की थी। उन वीडियोज़ का अनिका पर बहुत गहरा असर हुआ था। यही कारण था कि आज अनिका कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त गुजार पा रही थी। वीडियोज़ वाली बात अनिका के दिमाग में आई तो अनिका ने रोहित की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी माँ की कोई वीडियोज़ हैं? अनिका की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई वीडियोज़ तो नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की निशानी कहने के लिए मनाली में एक पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसका नाम है अनीकरण फार्मास्यूटिकल्स, जो तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से तुम्हारे और तुम्हारे पापा करण गुलेरिया के नाम को जोड़कर एस्टेब्लिश की थी। मगर पिछले कई सालों से वो कंपनी बंद पड़ी है और वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जोड़ पाए। रोहित की ये बात सुनने के बाद अनिका और भी ज़्यादा परेशान नजर आने लगी। रोहित भी मन ही मन कुछ सोचने लगा। अचानक तभी रोहित को कोई बात याद आई। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे तो मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही जो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जोड़ने में मदद कर सके। तुम्हारी माँ की कुछ तस्वीरें हैं लंदन में रेखा मौसी के पास, और कुछ तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले हमने गुलेरिया हाउस के उस कमरे में देखी, मगर उसके अलावा बस एक चीज़ है जिसे तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी कहा जा सकता है। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके चुप होते ही अनिका के कान खड़े हो गए। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अनिका ने बिना वक्त गवाए रोहित से कहा, क्या है वो चीज़? मैं अभी के अभी उसे देखना चाहती हूँ। अनिका के चेहरे पर बेसब्री देखकर रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वो चीज़ देखी नहीं जा सकती, बल्कि वो चीज़ सुनी जा सकती है। रोहित ने पूरी रात सनी के साथ अस्पताल में गुजारी थी। रोहित के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा थकावट नजर आ रही थी। बावजूद इसके रोहित ने अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर ये याद करने की कोशिश की थी कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अनिका को अपनी माँ के साथ जोड़ सकती थी। तभी रोहित को याद आया कि अनिका के पास अपनी माँ की एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी, जो मरने से पहले स्वाति मल्होत्रा ने अपनी बच्ची के लिए छोड़ी थी। बचपन में दिन रात अपनी माँ को मिस करते हुए अनिका ने वो रिकॉर्डिंग सुनकर गुजारी थी। अनिका और रोहित की शादी के बाद भी कई बार अनिका रात को सोने से पहले अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपनी माँ को याद किया करती थी। उस वक्त रोहित ने ही अनिका से वो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में लेकर उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल हिफाजत से अपनी ड्राइव पर स्टोर किया था, ताकि अगर अनिका से उसका फ़ोन गुम जाए या किसी भी तरह से वो रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो रोहित के पास भी उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी हो। अनिका ने ये रिकॉर्डिंग वैसे तो कई बार सुनी थी, मगर याददाश्त खो चुकी अनिका को रोहित अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता था, ताकि किसी भी तरह से अगर अनिका के जहन में उसकी माँ की जो आवाज़ कैद थी
वो फिर से बाहर निकल सके। रोहित को इस वक्त यही एक तरीका नज़र आ रहा था और रोहित ऐसा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था जो अनिका को अपने अतीत के साथ जोड़ सके। कुछ देर तक अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करने के बाद रोहित ने अनिका का फ़ोन अपने हाथ में लिया और अनिका के फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र की। अनिका का मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ पर कनेक्ट करने के बाद रोहित ने वो ब्लूटूथ ईयरपीस अनिका की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनो, एक बार सुन लो तुम्हारी माँ की आवाज़। बस ये एक ही रिकॉर्डिंग है जिसमें तुम्हारी माँ की आवाज़ आज भी इस दुनिया में ज़िंदा है। इतना कहने के बाद रोहित चुपचाप अनिका को देखने लगा। अनिका अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल बेसब्र थी। अनिका ने जल्दी से वो ब्लूटूथ ईयरपीस अपने कानों में लगाया, मगर इससे पहले कि अनिका उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करती, अनिका की नज़र रोहित के मोबाइल फ़ोन पर फ्लैश होने वाले नंबर पर पड़ी। रोहित के मोबाइल फ़ोन पर इंस्पेक्टर गैरीवाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर इंस्पेक्टर गैरीवाल का नाम पढ़कर अनिका के साथ साथ रोहित भी काफ़ी हैरान हो गया। अनिका के हाथों में उसका मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ ईयरपीस थामने के बाद रोहित ने कॉल रिसीव किया और अनिका से कुछ दूरी पर चला गया। रोहित इतनी धीरे से बात कर रहा था कि अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ क्या बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ बातें करते हुए रोहित के चेहरे का रंग बदलने लगा था। अचानक थके हारे रोहित के चेहरे पर एक अलग ही किस्म का जुनून दिखाई देने लगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ कुछ देर तक बात करने के बाद अचानक ही रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका के हाथों में अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, मगर अनिका को रोहित को इस तरह बातें करते हुए देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ पूछ पाती, रोहित ने अनिका को अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, तुम तब तक ये रिकॉर्डिंग सुनो। ये कहने के बाद इससे पहले कि अनिका रोहित को रोक पाती, रोहित सीधे प्रेसिडेंशियल सूट के मेन गेट से बाहर निकल गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गैरीवाल और रोहित के बीच क्या रिश्ता था। ऐसी कौन सी बात थी जो रोहित अनिका से छुपा रहा था। इंस्पेक्टर के साथ बात करने के बाद रोहित अचानक ही प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकल गया। ये सारी बातें अनिका को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंस्पेक्टर गैरीवाल मासूम लोगों के खून को एक अलग ही एंगल देकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी सोच को दबा देना चाहता था, उस इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ रोहित का क्या संबंध था। अनिका भले ही अपनी याददाश्त खो चुकी थी, मगर इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ बातें करने के बाद अब तक अनिका को इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल एक करप्ट किस्म का इंसान था। एक तरफ मासूम कुसुम की जान गई थी और दूसरी ओर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने इसको अलग ही एंगल देकर कुसुम की मौत का पूरा दोष उसकी मरी हुई माँ पर डालना चाहा था। जो बातें याददाश्त खो चुकी अनिका को दिखाई दे रही थी, क्या वो बातें रोहित नहीं देख सकता था, या फिर रोहित अनिका से कोई ऐसी बात छुपा रहा था जो अनिका को रोहित के असली चेहरे से काफ़ी दूर ले जा रहा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही प्रेसिडेंशियल सूट के एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, रोहित तेज़ी से लिफ्ट से निकलकर एग्जिट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित को इतनी तेज़ी से बाहर जाते हुए देखकर आसपास के स्टाफ का दिल बैठने लगा था। रोहित को इतनी तेज़ी से बाहर निकलता हुआ देखकर स्टाफ वाले ये सोच में पड़ गए कि कहीं हॉस्पिटल में सनी के ऊपर कोई इमरजेंसी तो नहीं आई थी। तब तक हॉस्पिटल से इतनी खबर तो पूरे स्टाफ वालों में फैल गई थी कि सनी कोमा में चला गया था, मगर रोहित को इतनी तेज़ी से बाहर निकलता हुआ देखकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, मगर कोई रोहित को कुछ पूछे इससे पहले रोहित तेज़ कदमों से मेन गेट से बाहर निकल गया। रोहित को इतनी तेज़ी से बाहर आते हुए देखकर दरबान ने रोहित को सैल्यूट किया और तुरंत सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम से रोहित के ड्राइवर को मेन एंट्रेंस पर आने को कहा। लगभग 1 मिनट के अंदर रोहित का ड्राइवर रोहित की कार लेकर मेन एंट्रेंस पर आ पहुंचा। इस बार दरबान ने भी अपनी कान तेज कर लिए थे। रोहित जैसे ही कार के अंदर बैठा, दरवाज़ा बंद होने से पहले रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, पुलिस स्टेशन ले चलो। ये बात दरबान ने अच्छी तरह से सुन ली थी। रोहित का ड्राइवर तेज़ी से कार पुलिस स्टेशन की ओर ले जाने लगा। सारे रास्ते रोहित गहरी सोच में डूबा रहा। रोहित के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी, मगर रोहित की आंखें कह रही थी कि अभी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रोहित की कार जैसे ही पुलिस स्टेशन आकर रुकी, रोहित तेज़ी से कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही रोहित का इंतजार कर रहा इंस्पेक्टर गैरीवाल दबी हुई और धीमी आवाज़ में रोहित से कहने लगा, सर माफ़ कीजिएगा, मगर हमें यहाँ कुछ दूर चलकर बात करनी होगी। वो क्या है ना कि पुलिस स्टेशन में खुलेआम मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। वहाँ पर जाने के लिए मैं पुलिस की ड्यूटी जीप भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित ने अपना सिर इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखकर हाँ में हिला दिया। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी साथी इंस्पेक्टर से कहा,
देखो कुछ देर के लिए तुम यहाँ मोर्चा संभालो, मैं सर के साथ होकर आता हूँ। उस लेडी इंस्पेक्टर ने भी दबे हुए होठ से इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित के साथ रोहित की कार में बैठकर पुलिस स्टेशन से निकल गया। पुलिस स्टेशन से कुछ दूर जाकर रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हैरान होकर कार को ब्रेक लगाई। ड्राइवर ने देखा कि आसपास कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल और घाट नज़र आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित को बीच जंगल में क्या काम था। तभी रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ उतर जाओ। आने जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट लेकर तुम होटल वापस चले जाओ। यहाँ से कार मैं ही ड्राइव करूँगा। रोहित की बात सुनकर ड्राइवर काफ़ी हैरान रह गया, मगर रोहित मारवा से कोई सवाल पूछने की हिम्मत उस ड्राइवर में नहीं थी। रोहित की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए ड्राइवर कार से उतर गया। जैसे ही रोहित बैक सीट से उतरकर ड्राइविंग सीट पर जाने के लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोलने लगा, ड्राइवर के बगल में बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, अरे साहब, आप कहाँ तकलीफ़ उठा रहे हो? इतना बड़ा आदमी अगर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा और मैं मज़े से पैसेंजर सीट पर बैठूँगा तो 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी। साहब, ये ड्राइविंग का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ड्राइवर के उतरने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी को गहरे जंगलों की तरफ आगे बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद रोहित को बीच जंगल में एक पानी का बड़ा सा झरना नजर आया। इंस्पेक्टर ने ठीक उस झरने के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाई और रोहित से कहा, आ गई हमारी मंजिल। कार से उतरने के बाद रोहित को एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए रोहित से कहा, आइए सर, मेरे पीछे आइए। इंस्पेक्टर गैरीवाल झरने के पास बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए उस पुरानी सी झोपड़ी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रोहित भी बड़ा ही संभल कर पत्थरों से होते हुए जंगलों के बीचों बीच बनी एक पुरानी सी लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, रोहित ने देखा कि अंदर एक छोटी सी कुर्सी पर शर्मिला को बांधा गया था। जंगलों के बीचों बीच छोटी सी झोपड़ी का जब इंस्पेक्टर गैरीवाल ने दरवाज़ा खोला, तब रोहित ने देखा कि एक चेयर पर शर्मिला को बांधा गया था। शर्मिला के हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए थे और उसके मुंह में एक कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से शर्मिला चिल्ला ना सके। शर्मिला की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक लग रही थी। शर्मिला को ऐसी हालत में देखते ही रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखकर पूछा, क्या तुमने इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है? तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने मुस्कुराते हुए रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, आप एक तो काम इतने खतरनाक देते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी ना करें हम। अरे शिकार को काबू करने के लिए उसे पहले डराना पड़ता है, 1-2 हाथ मारना ही पड़ते हैं, तभी तो शिकार काबू में आता है। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। शर्मिला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आधी बेहोश थी। रोहित ने जब उस टूटी झोपड़ी में चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस झोपड़ी में कहीं पानी की बोतल भी नज़र नहीं आ रही थी और कहीं खाने का इंतजाम भी नहीं किया गया था। ये देखते ही रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, ये क्या है? तुमने इसे यहाँ पर भूखा प्यासा ही छोड़ दिया, अगर इसे कुछ हो जाता तो? रोहित की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, आप जैसे बड़े बड़े लोगों की यही बातें मुझे सीखनी चाहिए। अगर आप किसी को फटकार भी लगाते हैं तो बड़े ही प्यार से। अरे हम तो किसी को आंखें दिखाते हैं तो भी लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, मगर आपकी इन्हीं अदाओं की वजह से आप लोग जिन लोगों का खून चूस चूस कर इतने अमीर बने हैं, वो लोग भी आपके गुणगान करते रहते हैं। बस आप जैसे बड़े लोगों की यही स्टाइल मुझे भी सीखनी है। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बेतुकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए रोहित धीरे से शर्मिला के पास गया और बड़े ही आराम से रोहित ने शर्मिला के मुंह से कपड़े का टुकड़ा निकाला। शर्मिला की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक लग रही थी। उसका पूरा शरीर कमज़ोर लग रहा था। पिछली रात से ही शर्मिला ने कुछ नहीं खाया पिया था। ऊपर से वो भाग भाग कर आज सुबह हर तरफ अपने भाई को ढूंढ रही थी, जिसमें उसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई थी। शर्मिला की हालत देखकर रोहित को थोड़ा बहुत बुरा लगा, पर तभी उसे सनी का चेहरा याद आ गया। सनी का चेहरा याद आते ही रोहित को वो बात याद आ गई जब सनी ने V16 पाउडर की बात कही थी। रोहित इस वक्त शर्मिला की ओर देखे जा रहा था। आधी बेहोश शर्मिला ने जब अपनी नज़रें उठाकर रोहित को देखा तो वो पहले से भी ज़्यादा घबराई हुई नज़र आने लगी। शर्मिला की आंखों में रोहित ने इस तरह का डर देखकर रोहित ने शर्मिला से कहा, देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें किसी खास काम से यहाँ बुलाया है। मेरा मकसद तुम्हें किडनैप करने का या तुम्हें नुकसान पहुँचाने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगा
तुम बस मुझे उसका जवाब दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। रोहित की ये बातें सुनकर शर्मिला की सांसें तेज होने लगी थी। शर्मिला काफ़ी कमज़ोर नजर आ रही थी, मगर कमज़ोरी में भी शर्मिला ने अपने शरीर की सारी ताकत लगाते हुए धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। शर्मिला की ये बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। जब रोहित ने हैरानी से अपने पीछे खड़े इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखा तो इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए रोहित से कहा, अरे साहब, आपने जब मुझे बताया कि शर्मिला से पूछताछ करनी है तो मैं आपका सारा काम काज छोड़कर स्पेशली आपकी ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाला था, मगर तभी मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन के गेट पर ये शर्मिला खड़ी थी। इस लड़की का चेहरा देखते ही मैंने ऊपर वाले से कहा कि आज तो अगर मैं कुछ और भी मांग लेता तो मुझे ज़रूर मिल जाता, वो भी बिना किसी एफर्ट डाले। ये सुन रोहित ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मिला पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी? रोहित की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल ये पुलिस स्टेशन आ ही रही थी अपने खोए हुए भाई की रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनकर रोहित चौंक गया। वहाँ चेयर पर बंधी हुई शर्मिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसका कोई कसूर नहीं है। शर्मिला की हालत देखकर रोहित तो पहले से ही शर्मिला के लिए बुरा फील कर रहा था, पर जब उसने शर्मिला के भाई के बारे में सुना तो रोहित को अंदर से और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, सर अगर इसके भाई की रिपोर्ट में लिख देता और उसके बाद इसे पूछताछ के लिए अपनी सीक्रेट हिरासत में लेता तो कानूनी तौर पर कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते, और आप तो जानते हैं कि मैं कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए इससे पहले कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर आए और अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाए और ये पूरा का पूरा मामला ऑफिशियल हो जाए, मैंने उसे वहीं धर दबोचा और अपनी लेडी इंस्पेक्टर की मदद से इसे बड़े ही आराम से और प्यार से यहाँ शिफ्ट करवा दिया। इतना कहने के बाद गैरीवाल ने कहा, साहब ये इलाका पूरी तरह से सुनसान है, आप यहाँ पर इस लड़की के साथ जिस तरह की पूछताछ करना चाहते हैं बेफिक्र होकर कर लीजिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित के पास आकर रोहित के कानों में कहने लगा, अरे यहाँ से तो इस लड़की की चीख पुकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, आप आराम से इस लड़की के साथ पूछताछ कर सकते हैं। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित को क्या कहना चाहता था ये रोहित बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल की ऐसी गिरी हुई बात सुनकर रोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल की हंसी को बीच में काटते हुए रोहित ने अपनी आवाज़ साफ करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, तुम एक काम करो, बाहर जाकर खड़े रहो, मैं इस लड़की के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने एक हाथ से अपना माथा खुजाते हुए शैतानी मुस्कुराहट देते हुए इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, ठीक है साहब, जैसा आपका हुक्म, मगर साहब पूछताछ ज़रा आराम से कीजिएगा, वो क्या है ना कि लड़की की उम्र भी बहुत कम है। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बातें सुनते ही रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल को ज़ोर से डांट लगाते हुए कहा, जस्ट शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। रोहित की डांट सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने हल्की सी सीटी बजाते हुए रोहित को सैल्यूट करके कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मगर आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ, आप कर लीजिए जितनी चाहें उतनी पूछताछ। इंस्पेक्टर गैरीवाल धीरे से उस लड़की की झोपड़ी से बाहर चला गया और बाहर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर बाहर जाने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल बाहर लकड़ी के दरवाजे पर कान लगाकर अंदर हो रही बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। अंदर रोहित से बड़े ही आराम से शर्मिला के हाथ पर बंधी हुई रस्सियां खोलते हुए शर्मिला से कहा, देखो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जितना सवाल तुमसे करूं उसका सीधा सीधा जवाब दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाथ खुलते ही शर्मिला ने पहले तो अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए रोहित से कहा, प्लीज़ मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो, मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा है। शर्मिला की बातों में और उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द नज़र आ रहा था। रोहित शर्मिला की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो रहा था। रोहित ने अपने दोनों हाथ शर्मिला के हाथ पर रखते हुए कहा, देखो हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानता तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, हो सकता है तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं गया हो, वो वापस घर लौट आएगा। रोहित की बात सुनते ही धीमी और दबी हुई आवाज़ में शर्मिला ने जवाब देते हुए कहा, मेरा भाई सालों से बिस्तर से अपना पाँव नीचे नहीं रख पाया है, वो चल फिर नहीं सकता, वो बेबस और लाचार है, उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा सर।
रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला ऐसा क्यों समझ रही थी कि रोहित ने उसके भाई को किडनैप किया था। शर्मिला की मजबूरी समझते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज़ में शर्मिला से कहा, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, मगर बस तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शर्मिला, शायद तुम नहीं जानती मगर सनी इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शर्मिला ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सनी के साथ क्या हुआ था, मगर इस वक्त शर्मिला सनी से भी ज़्यादा अपने भाई के लिए परेशान थी। शर्मिला ने फिर से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा हाथ उठ गया। मेरा मकसद सनी सर को सबके सामने बेइज्जत करने का नहीं था, मगर सनी सर ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। शर्मिला की बात सुनकर रोहित भी काफ़ी हैरान हो गया। रोहित जानना चाहता था कि आखिर शर्मिला और सनी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि सनी की मानसिक स्थिति पर इतना गहरा असर हुआ था। रोहित ने भी शर्मिला की चेयर को सामने घुटनों के बल बैठते हुए शर्मिला से पूछा, क्या कहा था सनी ने तुमसे? तभी शर्मिला ने धीमी और अटकती आवाज़ में रोहित से कहा, सर ने मुझे पैसों के लिए धंधा करने वाली एक लड़की कहा, जो सुनने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हाथ उन पर उठ गया और कब मैंने सनी सर को तमाचा मार दिया। जब रोहित ने शर्मिला की ये बात सुनी तो रोहित को सनी की इस बात पर काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि सनी शर्मिला के लिए क्या फील करता था और शायद किसी बात की जेलसी के कारण ही सनी ने शर्मिला को ये बात कही होगी। रोहित इस बात की कदर करता था कि चाहे लड़का लड़की के लिए कुछ भी फील करता हो, मगर अगर लड़की उसे नहीं चाहती तो लड़की के पास पूरा अधिकार था कि वो उस लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सनी से शर्मिला के साथ इस तरह की गिरी हुई बातें करे। अपने भाई के किए की माफ़ी मांगते हुए रोहित ने शर्मिला से कहा, देखो सनी से जो कुछ हुआ या सनी ने जो कुछ भी कहा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर सनी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता था। सनी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, सनी ने आज तक कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया, मगर पता नहीं पिछले कुछ दिनों से उसे क्या हो गया था, काफ़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था। इतना कहने के बाद रोहित ने शर्मिला से आगे कहा, देखो शर्मिला, अगर तुम सनी को पसंद नहीं करती तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और मैं तुम्हें अपने भाई की इस हालत के लिए जिम्मेदार भी नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में क्या सनी ने तुमसे कोई ऐसी बात कही थी जो काफ़ी अजीब हो। मेरा मतलब है कोई ऐसी बात जो सनी पाना चाहता था मगर उसे मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे सांस लेते हुए शर्मिला ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सनी सर पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मुझसे शादी की बात ही कर रहे थे, हमारे बीच और कोई बात नहीं हुई। शर्मिला की बात खत्म होते ही रोहित ने कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ जो सनी हासिल करना चाहता था, जैसे कि कोई शक्ति जो वो हासिल करना चाहता था। रोहित की बात सुनने के बाद भी कुछ वक्त शर्मिला बिल्कुल खामोश रही। जब रोहित को लगा कि शर्मिला रोहित की पूरी बात नहीं समझ पा रही थी तो रोहित ने भी खुलकर शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ कि क्या पिछले कुछ दिनों में सनी ने तुमसे कभी V16 पाउडर के बारे में कोई बात की थी? रोहित के मुंह से V16 पाउडर का नाम सुनते ही शर्मिला के चेहरे का रंग उड़ गया।